यह एक ऐसी कहानी है जहां शक्ति भाग्य से नहीं, बल्कि निर्णयों से बनती है। जो चीज शांति से शुरू होती है, वह जल्द ही एक ऐसी चीज में तब्दील हो जाती है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यहाँ थोड़ा सा पॉज लेते हैं। अब तक कहानी में पावर का फाउंडेशन तैयार हो चुका है और आगे जो होने वाला है वो प्रोटैगनिस्ट के लिए सब कुछ बदल सकता है। अगर आपको सिस्टम, कल्टिवेशन और फैंटेसी ऑडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली कहानियाँ आपसे मिस ना हो। अपडेट और एक्स्ट्रा कंटेंट के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना भी एक अच्छा ऑप्शन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अध्याय 31 गुलाबी हीरा। ये दैनिक अध्याय है। अतिरिक्त अध्यायों के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। एक अतिरिक्त अध्याय 200 पावर स्टोन, या अगर हमें वो रेटिंग मिलती है जो किसी फैन फिक्शन के लिए 10 समीक्षाएं होने पर मिलती है तो मैं 5 अतिरिक्त अध्याय जारी करूंगा। या आप दोनों काम कर सकते हैं। बेडरूम में रेशमी बाथरोब पहने मार्गरेट बिस्तर के हेडबोर्ड से टेक लगाकर एक किताब में मग्न थी। मार्गरेट साहित्य की कोई खास शौकीन नहीं थी, इसलिए वो जो किताब पढ़ रही थी वो कोई गहन निबंध या कविता संग्रह नहीं थी, बल्कि एक साधारण लोकप्रिय उपन्यास था। वो इतनी मग्न थी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि जोश ने उस शाम अध्ययन कक्ष में सामान्य से थोड़ा अधिक समय बिताया था। जब जोश ने दरवाजा खोला तभी उसने चौंक कर ऊपर देखा। हालांकि उसने तुरंत देखा कि जोश सावधानी पूर्वक दरवाजा बंद कर रहा है और ताला लगा रहा है, जिसके बाद वो रहस्यमय तरीके से खिड़की की ओर बढ़ रहा है। क्या चल रहा है, हनी? मार्गरेट ने उत्सुकता से पूछा। कुछ खास नहीं, मैं तो बस आपको एक तोहफा देने आया था, जोश ने रहस्यमयी होने का नाटक करते हुए कहा। एक उपहार? मुझे अंदाजा लगाने दो। गहने? मार्गरेट ने आश्चर्य से कहा और फिर उत्साह से भर उठी। अरे वाह, तुमने बिल्कुल सही अनुमान लगाया। जोश ने हैरानी से कहा। उसे सचमुच आश्चर्य हुआ कि उसका अनुमान कितना सटीक था। क्या ये सचमुच गहने हैं? ये तो बहुत बढ़िया है, मुझे देखने दो, मार्गरेट ने उत्साह और उत्सुकता से कहा। हालांकि जोश को यह बात समझ में आ गई थी कि मार्गरेट वास्तव में उत्साहित तो थी, लेकिन उसकी उत्सुकता का स्तर उतना ऊंचा नहीं था। यह बात समझ में आने वाली थी। एक धनी महिला होने के नाते, जिनके पिता कभी एक प्रमुख जौहरी थे, मार्गरेट ने अनगिनत उच्च श्रेणी के आभूषण देखे और छुए थे। उस बड़ी हीरे की अंगूठी के अलावा, जिसे उसने पहले ही एक तरफ रख दिया था, जोश ने उसके अन्य गहने भी देखे थे, जिनमें से प्रत्येक एक संग्रहणीय उत्कृष्ट कृति थी। इसलिए उनसे आम गहनों के प्रति अत्यधिक उत्साह की उम्मीद करना अवास्तविक था। यही कारण था कि मार्गरेट को इतने लंबे समय से जानने और उसके इतने करीब होने के बावजूद जोश ने उसे शायद ही कभी कोई औपचारिक उपहार दिया था। उसके पास कुछ भी इतना प्रभावशाली नहीं था। दूसरी ओर मार्गरेट जोश पर लगातार उपहारों की बौछार करती रहती थी। कारों से लेकर घरों तक, कपड़ों से लेकर एक्सेसरीज तक। वो जोश को अपनी सारी संपत्ति एक ही बार में देने के लिए भी तैयार लग रही थी। उनकी प्रारंभिक वित्तीय स्थिति में स्वाभाविक असमानता थी, इसलिए मार्गरेट की उत्सुकता उपहार के मूल्य से कम और इस बात से अधिक थी कि यह जोश द्वारा उसे दिया जाने वाला पहला औपचारिक उपहार था। यह महसूस करते ही जोश को उसके प्रति और भी अधिक कृतज्ञता का अनुभव हुआ और उसने इस महिला की और भी अधिक सराहना करना शुरू कर दिया। जैसा कि आज पता चला, मार्गरेट की धारणाएं गलत थी। जोहस उसे जो गहने भेंट करने वाला था वो वास्तव में उसकी कल्पना से कहीं अधिक कीमती था। न केवल कीमती, बल्कि दुनिया में बिल्कुल अनोखा। मार्गरेट की जिज्ञासा को जानबूझकर बढ़ाने के डर से, ताकि वो अभिभूत न हो जाए, जोश ने बस अपने कोट में हाथ डाला और उपहार निकाल लिया। जैसे ही जोश ने यह बात बताई, मार्गरेट एकदम स्तब्ध रह गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और उसने अपने हाथों को कसकर अपने मुंह पर रख लिया। उसकी निगाहें मंद रोशनी वाले टेबल लैंप के नीचे क्रिस्टल की चकाचौंध भरी चमक पर टिकी हुई थी। जो उपहार दे रहा था वो साधारण होने के साथ साथ असाधारण भी था। यह साधारण इसलिए था क्योंकि ये एक हीरा था। अपनी परवरिश और अपने पिता के आभूषण व्यवसाय की बदौलत मार्गरेट ने इसे तुरंत एक असली हीरे के रूप में पहचान लिया, एक बेहद दुर्लभ गुलाबी हीरा। लेकिन एक साधारण गुलाबी हीरा मार्गरेट को अवाक करने के लिए काफी नहीं था। जिस चीज ने उसे वास्तव में चौंका दिया वो इस हीरे का असाधारण आकार था। बड़े हीरों के लिए अक्सर कबूतर का अंडा शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन क्या उसने कभी मुर्गी के अंडे के आकार का हीरा देखा था, और वो भी गुलाबी रंग का? आज तक मार्गरेट को जिस सबसे बड़े हीरे के बारे में जानकारी थी वो प्रसिद्ध कलिनन हीरा था, जिसे 1905 में दक्षिण अफ्रीका में खोजा गया था और ब्रिटिश शाही परिवार को भेंट किया गया था। यह कितना बड़ा था? एक वयस्क महिला की हथेली के आकार का यह हीरा 10 सेंटीमीटर लंबा, 6.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर ऊंचा था, और इसका वजन 3106 कैरेट था। यह पारदर्शी था और इसमें हल्का नीला रंग था, और इसे AFL दोष रहित उच्चतम श्रेणी का दर्जा दिया गया था। हालांकि 1908 में इस हीरे को 9 बड़े टुकड़ों और 96 छोटे टुकड़ों में काट दिया गया था। तुलना में
मार्गरेट के सामने मौजूद हीरा आकार में छोटा था, लेकिन फिर भी अद्भुत था। यह दूसरे सबसे बड़े कोहिनूर से कहीं अधिक बड़ा था, जिसकी स्पष्टता रेटिंग थोड़ी कम यानी इफ आंतरिक रूप से दोषरहित दूसरा उच्चतम ग्रेड थी, लेकिन इसका वजन 1000 कैरेट से कहीं अधिक था। और वो एक गुलाबी हीरा था। एक गुलाबी हीरा, एक गुलाबी हीरा। महत्वपूर्ण बातों को दोहराना उचित होता है। हमें हीरों को घोटाला कहकर खारिज नहीं करना चाहिए। 21वीं सदी में हीरों की प्रचुरता और कृत्रिम हीरों के बढ़ते चलन के कारण हीरे एक तरह से धोखाधड़ी का विषय बन गए हैं। लेकिन 1943 में हालात अलग थे। हालांकि दुनिया भर में हीरे प्रचुर मात्रा में पाए जाते थे, लेकिन उनमें से केवल कुछ अंश रत्न गुणवत्ता वाले हीरे ही मूल्यवान माने जाते थे। उस अंश में भी उच्चतम 4C मानकों कैरेट, स्पष्टता, रंग, कट को पूरा करने वाले हीरे अत्यंत दुर्लभ थे। इस दुर्लभता ने बाजार में उनके मूल्य को उचित ठहराया। कृत्रिम हीरे 1970 के दशक तक एक महत्वपूर्ण कारक नहीं बने थे, और तब भी रत्न गुणवत्ता वाले कृत्रिम हीरे लगभग 2000 तक सामने नहीं आए थे। उस युग में जोश के हाथ में जो हीरा था वो वास्तव में एक अनूठा खजाना था। क्या यह सचमुच मेरे लिए है? यह आपको कहां से मिला? क्या इसके बारे में किसी और को भी पता है? मार्गरेट ने धीमी कांपती हुई आवाज में पूछा। अपनी उत्तेजना के बावजूद मार्गरेट इसके निहितार्थों को नजरअंदाज नहीं कर सकी। ऐसे खजाने की कीमत उसकी सबसे कम चिंता थी। असली खतरा तो यह था कि इसका अस्तित्व सबके सामने आ जाएगा। मार्गरेट को डर था कि कहीं एक दिन इसकी वजह से उसका और जोश का दुखद अंत न हो जाए। ऐसा खजाना पूरी दुनिया में हलचल मचा सकता था। प्रथम विश्व युद्ध से पहले के ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति के बिना कोई भी इसकी रक्षा नहीं कर सकता था। यहां तक कि ब्रिटिश शाही परिवार ने भी कलिनन हीरे को काटने का विकल्प चुना था। इसलिए नहीं कि वे ये नहीं जानते थे कि बड़ा बेहतर होता है, बल्कि इसलिए कि उन्हें डर था कि यह बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करेगा। मार्गरेट को यकीन नहीं था कि जोश उसे अपना गहरा प्यार दिखा रहा था या उसे किसी मुसीबत में फंसाने की कोशिश कर रहा था। सौभाग्यवश जोखिम को कम करने का एक तरीका था। जैसा कि ब्रिटिश शाही परिवार ने किया था, हीरे को काटा जा सकता था। और जोश के मन में ठीक यही बात थी। जब उसने मार्गरेट को हीरा दिया, उसने अपने जौहरी पिता से हीरे तराशना सीखा था। हालांकि उसने पहले केवल छोटे पत्थरों के साथ ही काम किया था, लेकिन ये तो बिल्कुल ही अलग स्तर का था। patreon.com अमाम देमोफो पर अध्याय 60+ तक उपलब्ध है। अध्याय 32, एक कारखाना शुरू करने का विचार, फ्रक्टोज। ये दैनिक अध्याय है। अतिरिक्त अध्यायों के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं। 5 अतिरिक्त अध्याय, 200 पावर स्टोन। आप सभी को इस फैन फिक्शन को पढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए मैंने अतिरिक्त अध्यायों की संख्या 1 से बढ़ाकर 5 कर दी है। चिंता न करें, अगर हम लक्ष्य तक नहीं भी पहुंच पाते हैं तो भी लक्ष्य के करीब पहुंचने पर मैं अतिरिक्त अध्याय अपलोड कर दूंगा। या अगर हमें वो रेटिंग मिलती है जो किसी फैन फिक्शन के लिए 10 समीक्षाएं होने पर मिलती है, तो मैं 5 अतिरिक्त अध्याय जारी करूंगा। या आप दोनों काम कर सकते हैं और इस सप्ताह कुल मिलाकर 10 अतिरिक्त अध्याय प्राप्त कर सकते हैं। मेरी प्यारी, मैं तुम्हारी चिंताओं को समझता हूं। निश्चिंत रहो, जब तक तुम कुछ भी नहीं बताओगी, इस हीरे के अस्तित्व के बारे में सिर्फ हम दोनों को ही पता रहेगा। जोश ने मार्गरेट की चिंताओं के जवाब में आश्वस्त करने वाली मुस्कान के साथ समझाया। आखिरकार ये अनमोल रत्न 10 मिनट पहले ही दूसरी दुनिया में ड्रैगन क्वीन डेनरिस के खजाने में रखा हुआ था। इस दुनिया में किसी के लिए भी इसे पहले देखना असंभव था। जोश ने पहले डेनरिस को जो एल्यूमिनियम के गहने और बारीक तराशे हुए हीरे उपहार में दिए थे, उनसे प्रेरित होकर उसने एक लाभदायक नए व्यवसाय का विचार किया। बदले में उसने जोश को गहनों का एक विशाल संग्रह भेंट किया, जिसमें मुख्य रूप से कच्चे हीरे थे। पृथ्वी की तरह वेस्टरॉस में भी हीरे रत्न माने जाते थे, लेकिन वे ज्यादा लोकप्रिय नहीं थे। इसका कारण उनकी प्रचुरता नहीं, बल्कि प्राचीन तकनीक से हीरों को पॉलिश करने की अत्यधिक कठिनाई थी। इससे बड़े पैमाने पर उत्पादन असंभव हो गया। हालांकि धातुओं को काटने के लिए हीरों का आसानी से उपयोग किया जा सकता था। हालांकि यह गुलाबी हीरा शुरू में डेनरिस के व्यापारिक प्रस्तावों का हिस्सा नहीं था। इतनी असाधारण कारीगरी के बावजूद यह वेस्टरोस के सबसे बेहतरीन खजानों में से एक था। इसका हल्का गुलाबी रंग डेनरिस को बेहद पसंद था, इसलिए इसे उसके निजी खजाने में सुरक्षित रखा गया था। लेकिन डेनरिस ने जोश से यह वादा करके गलती कर दी थी कि वो उसके खजाने से एक वस्तु चुन सकता है, और बस बात वही खत्म हो गई। अब तक डेनरिस शायद अपने महल के एक कोने में रूठकर बैठी होगी और गुस्से में फर्श पर गोले बना रही होगी। क्या आप निश्चित हैं? जोश के स्पष्टीकरण से मार्गरेट का संदेह और भी गहरा गया। इतना अनमोल हीरा सिर्फ उन दोनों को ही कैसे पता हो सकता है? मुझ पर भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा। देखो ये तुम पर कितना जंच रहा है। जोश ने हीरे को मार्गरेट की भरी पूरी छाती से लगाते हुए कहा। उस क्षण जोश की निगाहें उस दृश्य पर टिकी हुई थी। मंद पीली रोशनी में चमकता हुआ गुलाबी हीरा मार्गरेट की गोरी त्वचा पर एक दीप्तिमान चमक बिखेर रहा था, जिससे अद्वितीय सुंदरता का दृश्य उत्पन्न हो रहा था। जोश की अचानक और तीखी निगाहों से चौंक कर मार्गरेट को एक छोटी सी चीख निकालने का भी मुश्किल से समय मिला था कि उसे बिस्तर पर धकेल दिया गया। हीरा, हीरे को भाड़ में जाने दो।
गद्दे के स्प्रिंगों पर हिलने डुलने का दबाव पड़ने से कभी सराहा जाने वाला गुलाबी हीरा धीरे धीरे उछलते कूदते बिस्तर के किनारे की ओर खिसकता चला गया। अंत में एक हल्की सी धड़ाम की आवाज के साथ वो जमीन पर गिर गया और नीचे बिछे लकड़ी के तख्तों पर सुरक्षित रूप से टिक गया। सौभाग्यवश फर्श लकड़ी का था। अगर वो टाइलों का होता तो ये अनमोल रत्न इस दुनिया में आने के 30 मिनट से भी कम समय में अपनी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता। तुम चीनी का कारखाना, एल्यूमिनियम मिश्र धातु संयंत्र और हस्तशिल्प कंपनी शुरू करना चाहते हो? मार्गरेट ने अपने हाथों में हीरे से खेलते हुए पूछा। वो अभी भी हाल की गतिविधियों की खुशी में डूबी हुई थी। मिश्र धातु संयंत्र और हस्तशिल्प फैक्ट्री तो संभव लगती है, लेकिन चीनी का कारखाना? क्या आजकल कच्चा माल मिलना मुश्किल नहीं है? मार्गरेट को जोश की व्यावसायिक योजनाओं पर जरा भी आपत्ति नहीं थी। आखिरकार वो जो कारखाने स्थापित करना चाहता था वे बड़े पैमाने के नहीं थे और उनमें ज्यादा पैसे की जरूरत भी नहीं थी। संभवतः बस कुछ $10,000। टोनी वेंडिस की मृत्यु के बाद हाल ही में बीमा से अच्छी खासी रकम मिलने के बाद मार्गरेट के लिए यह रकम बहुत मामूली थी। दरअसल अगर जोश को और पैसे चाहिए होते तो वो खुशी खुशी दे देती। यहां तक कि अगर वो एक एक पैसा खो भी दे तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, खासकर जोश द्वारा उपहार में दिए गए हीरे को प्राप्त करने के बाद। अगर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर बेचा भी जाए तो भी इसका मूल्य उसकी वर्तमान कुल संपत्ति से कहीं अधिक होगा। लेकिन जैसा कि उन्होंने बताया था, चीनी कारखाने में समस्या थी। एल्यूमिनियम मिश्र धातु संयंत्र या हस्तशिल्प कारखाने शुरू करना अपेक्षाकृत आसान था। युद्धकालीन आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद विमानन के लिए एक महत्वपूर्ण सामग्री एल्यूमिनियम पर अमेरिका में पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं था, क्योंकि देश अपने अधिकांश बॉक्साइट का आयात ब्राजील से करता था, जो युद्ध से अप्रभावित था। एल्यूमिनियम उत्पादों का राशनिंग किया जाता था, लेकिन कच्चे माल पर कोई प्रतिबंध नहीं था और सरकार ऐसे उत्पादन को प्रोत्साहित भी करती थी। किसी भी उत्पादन को संभवतः सेना द्वारा खरीद लिया जाता था, जिससे कोई नुकसान नहीं होता था। हस्तशिल्प वस्तुओं का कारखाना, जो कांच के बर्तन और सस्ते हीरे के शिल्प जैसी वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करता था, युद्ध प्रयासों से जुड़ा नहीं था और इससे कोई समस्या नहीं थी। लेकिन चीनी कारखाने की कहानी बिल्कुल अलग थी। उस समय चीनी का उत्पादन मुख्य रूप से गन्ने और चुकंदर पर निर्भर था। कॉर्न सिरप और फ्रक्टोज हालांकि ज्ञात थे, लेकिन अविकसित तकनीक के कारण इनका उत्पादन सीमित था, जिससे ये सामान्य चीनी की तुलना में अधिक महंगे थे। इसके अलावा गन्ना और चुकंदर मौसमी फसलें थी। युद्ध के कारण प्रशांत व्यापार मार्ग बाधित हो गए थे, जिससे दक्षिण पूर्व एशिया से गन्ने का आयात बंद हो गया था। घरेलू आपूर्ति बड़ी कंपनियों को आवंटित कर दी गई थी, जिससे जोश जैसी छोटी फैक्ट्रियों को कच्चे माल की कमी हो गई थी, जब तक कि उसके पास कोई जान पहचान न हो। मार्गरेट को यह नहीं पता था कि जोश का इस दुनिया से कच्चा माल प्राप्त करने का कोई इरादा नहीं था। उसकी आपूर्ति वेस्टरॉस से ही आएगी। डेनेरिस की चीनी में रुचि इसलिए नहीं थी कि वेस्टरॉस में चीनी बिल्कुल नहीं थी, बल्कि इसलिए थी क्योंकि महाद्वीप में परिष्कृत चीनी उत्पादन की तकनीक उपलब्ध नहीं थी। जोश वेस्टरॉस से कच्ची चीनी आयात कर सकता था, उसे यहां परिष्कृत कर सकता था और फिर उसे डेनेरिस को या घरेलू बाजार में भारी मुनाफे पर बेच सकता था। यह योजना जोखिमों से रहित नहीं थी। यदि अमेरिकी सरकार को कच्चे माल के बिना बड़ी मात्रा में चीनी उत्पादन की इस विसंगति का पता चलता तो सवाल उठेंगे। लेकिन जोश का अंतिम लक्ष्य पारंपरिक चीनी भी नहीं था। उनका ध्यान उस युग के लिए कुछ क्रांतिकारी पेश करने पर केंद्रित था। हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। क्या आपने फ्रक्टोज के बारे में सुना है? अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास गन्ने की चीनी से भी मीठी और कम लागत में बनने वाली चीनी निकालने का एक तरीका है कॉर्नस्टार्च से। जोश ने मार्गरेट के संदेह को दूर करते हुए जिज्ञासा से भरी आवाज में पूछा। मुझे अपने पत्थर दो। अध्याय 33 चैरिटी गाला। ये दैनिक अध्याय है। अतिरिक्त अध्यायों के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं। 5 अतिरिक्त अध्याय 200 पावर स्टोन। आप सभी को इस फैन फिक्शन को पढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए मैंने अतिरिक्त अध्यायों की संख्या 1 से बढ़ाकर 5 कर दी है। चिंता न करें, अगर हम लक्ष्य तक नहीं भी पहुंच पाते हैं तो भी लक्ष्य के करीब पहुंचने पर मैं अतिरिक्त अध्याय अपलोड कर दूंगा। या अगर हमें वो रेटिंग मिलती है जो किसी फैन फिक्शन के लिए 10 समीक्षाएं होने पर मिलती है तो मैं 5 अतिरिक्त अध्याय जारी करूंगा। या आप दोनों काम कर सकते हैं और इस सप्ताह कुल मिलाकर 10 अतिरिक्त अध्याय प्राप्त कर सकते हैं। या आप patreon.com/demofo पर जाकर अध्याय 60 इंच तक पढ़ सकते हैं। तथाकथित हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले फ्रक्टोज ग्लूकोज सिरप से अधिक कुछ नहीं है, जो धीरे धीरे कई अनुप्रयोगों में गन्ने की चीनी की जगह ले रहा है। इस प्रकार की चीनी 1950 के दशक के बाद ही व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हुई, लेकिन इसकी उत्पादन प्रक्रिया बहुत जटिल नहीं है। इसके सबसे महत्वपूर्ण घटक 2 एंजाइम है, इमाइलेज और ग्लूकोज आइसोमरेस। पहले प्रकार का अयस्क 1930 के दशक तक निकाला जा चुका था, हालांकि इसका अभी तक व्यवसायीकरण नहीं हुआ था। वहीं दूसरे प्रकार के अयस्क की खोज 1950 के दशक तक नहीं हुई थी। जोश के लिए केवल पहला एंजाइम ही आवश्यक है। इसका प्राथमिक कार्य स्टार्च को ग्लूकोज सिरप में परिवर्तित करना है। दूसरे एंजाइम की भूमिका मिठास बढ़ाने के लिए ग्लूकोज को फ्रक्टोज में परिवर्तित करना तत्काल आवश्यक नहीं है।
जोश को इन एंजाइमों के बारे में जो जानकारी मिली वो उसके पुनर्जन्म से पहले के एक दुर्भाग्यपूर्ण शराब पीने वाले दोस्त से मिली थी। वो दोस्त तेजी से बिकने वाले उपभोक्ता सामानों की कच्चा माल आपूर्ति श्रृंखला में काम करता था। असल में बोबा चाय की दुकानों का आपूर्ति करता था। जब उसका दोस्त अपना व्यवसाय शुरू कर रहा था तब जोश अक्सर अपने खाली समय में उसकी मदद करता था, जिससे उसे उद्योग के बारे में कुछ जानकारी मिली। हालांकि जोश खुद कोई जीव विज्ञानी नहीं था। वो अपने दम पर एमाइलेज का उत्पादन या फ्रक्टोज सिरप का निर्माण नहीं कर सकता था। सौभाग्य से उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। वे उस काम को आउटसोर्स कर सकते थे। शिकागो मध्य पश्चिम का शिक्षा केंद्र होने के नाते 19 विश्वविद्यालयों का घर है, जिनमें शिकागो विश्वविद्यालय, नॉर्थ वेस्टर्न विश्वविद्यालय और इलिनॉइस विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थान शामिल हैं। यहाँ कई शोध संस्थान भी है। इस क्षेत्र में कुछ विशेषज्ञ आसानी से मिल जाएंगे। जोश की योजना सुनने के बाद मार्गरेट ने कहा, अगर तुम्हें भरोसा है तो आगे बढ़ो और करो। बस मुझे बता दो कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। लेकिन चूंकि आप अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, इसलिए आपको कुछ प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनाना होगा। संयोग से मुझे इस सप्ताहांत एक भव्य समारोह का निमंत्रण मिला है। यह निमंत्रण अंकल जॉन की ओर से है, जो इस कार्यक्रम की मेजबानी कर रहे हैं। मैंने इसमें शामिल होने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन आपके नए उद्यम को देखते हुए हमें साथ चलना चाहिए। मैं आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा जो आपके व्यवसाय के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। हालांकि जोश और मार्गरेट ने साथ में काफी समय बिताया था, लेकिन मार्गरेट उसे अभी तक किसी भी उच्च स्तरीय समारोह में नहीं ले गई थी। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि जोश दिखने में अच्छा नहीं था। दरअसल अपने पिता की मृत्यु के बाद मार्गरेट ने इस तरह के समारोह में जाना लगभग बंद कर दिया था। शुरुआत में इसकी वजह यह थी कि लोग लगातार उसके आसपास टोनी विंडिस के घोटालों की अफवाहें फैलाते रहते थे, जिससे उसके पुराने दोस्तों के साथ झगड़े होते थे। बाद में जब उसे पता चला कि वे अफवाहें सच थी, तो उसने अपमान के डर से ऐसे आयोजनों से पूरी तरह दूरी बना ली। डेविड लीबलर द्वारा हाल ही में किए गए उत्पीड़न के कारण सामाजिक मेलजोल में उनकी रुचि और भी कम हो गई थी। इसलिए समारोह में शामिल होने का विषय कभी उठा ही नहीं था, लेकिन अब उठा है। हालांकि अगर जोश को फैक्ट्री शुरू करनी थी और कारोबार स्थापित करना था, तो नेटवर्किंग बेहद जरूरी थी। इसलिए यह भव्य आयोजन एक आवश्यक अवसर बन गया। यह किस तरह का उत्सव है? जोश ने पूछा। यह शहर सरकार द्वारा आयोजित एक युद्ध निधि दान समारोह है, जिसके मुख्य आयोजक अंकल जॉन है। शिकागो के सभी क्षेत्रों से प्रभावशाली हस्तियां इसमें शामिल होंगी, मार्गरेट ने बताया। जोश ने सिर हिलाया। यह वाकई एक ऐसा आयोजन था जिसमें शामिल होना सार्थक था। क्या इससे आपको कोई परेशानी होगी? उन्होंने पूछा। यह उनके जीवन काल में होने वाला पहला हाई प्रोफाइल कार्यक्रम होगा। इसमें क्या परेशानी हो सकती है? इसके अलावा यह सबको यह दिखाने का अच्छा मौका है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, मार्गरेट ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। क्या मुझे कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए? जोश ने पूछा। बस अच्छे कपड़े पहनो। जल्द ही सप्ताहांत आ गया। बेहद सजे धजे जोश और मार्गरेट समय पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जो लीबलर परिवार के स्वामित्व वाली एक भव्य संपत्ति थी। जब वे पहुंचे तब तक वो जगह पहले से ही चहल पहल से भरी हुई थी। आंगन उस दौर की आलीशान कारों से भरा हुआ था। इनके मुकाबले जोश द्वारा उस दिन चलाई गई वाइनरेड लिंकन कॉन्टिनेंटल कार साधारण सी लग रही थी। अगर वो अपने सिस्टम इन्वेंट्री से कैडिलैक V16 को हटा देता तो निस्संदेह लोगों का ध्यान आकर्षित होता, लेकिन अभी वो समय नहीं था। हालांकि जोश मार्गरेट के साथ रहकर शिकागो के उच्च वर्ग के समाज में प्रवेश करने में कामयाब हो गया था, लेकिन ये सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी। आखिरकार जब मुसीबत आती है तो हताश लोग किसी से नहीं डरते। इतालवी माफिया सरगना अपनी बेरमी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने तो एक राष्ट्रपति की हत्या की साजिश भी रची थी। जब तक जोश के पास अपनी सुरक्षा के लिए पर्याप्त साधन नहीं हो जाते, तब तक कैडिलैक एक निजी संग्रहणीय वस्तु बनी रहेगी। सौभाग्यवश सिस्टम स्पेस ने वस्तुओं को एक कालातीत अवस्था में संरक्षित रखा, इसलिए उपेक्षा के कारण कार के खराब होने का कोई खतरा नहीं था। सेवक को निमंत्रण पत्र सौंपने के बाद मार्गरेट और जोश बिना किसी समस्या के भव्य हॉल में प्रवेश कर गए। मार्गरेट, बहुत दिनों बाद मिले। उनके पहुंचने के कुछ ही देर बाद एक जानी पहचानी आवाज ने पुकारा। यह मार्गरेट की उम्र की एक सुरुचिपूर्ण महिला की थी। ग्लोरिया, बहुत दिनों बाद मिले। मार्गरेट ने अपनी दोस्त का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए हवा में एक चुंबन दिया। दोनों काफी करीबी लग रही थी। मार्गरेट ने जोश को माफी मांगते हुए मुस्कुराया। तभी ग्लोरिया उसे एकांत में बात करने के लिए अलग ले गई। उनकी बातचीत में शामिल न हो पाने के कारण जोश ने अपनी असहजता को कम करने के लिए आसपास का जायजा लिया। उसने पास से गुजर रहे एक वेटर की ट्रे से वाइन का एक गिलास उठा लिया। हालांकि जोश को शराब पीना पसंद नहीं था, लेकिन वो पूरी तरह से शराब न पीने वाला भी नहीं था। उसने पहले भी अपने शरीर की सहनशीलता का परीक्षण किया था और पाया था कि ये ठीक ठाक है। आपका नाम क्या है? एक सभ्य दिखने वाला अधेड़ उम्र का व्यक्ति उसके पास आया। जोश कहान, उन्होंने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया। पैट्रिक चेज, ग्लोरिया मेरी पत्नी है। उस व्यक्ति ने दोनों महिलाओं की ओर इशारा करते हुए अपना परिचय दिया। जोश ने सहमति में सिर हिलाया। इससे बात समझ में आ गई कि पैट्रिक उसके पास क्यों आया था।
दोनों के बीच अनौपचारिक बातचीत शुरू हो गई। चूंकि वे एक दूसरे से अपरिचित थे, इसलिए उनकी चर्चा में किसी भी तरह की व्यक्तिगत बात शामिल नहीं हुई और जल्दी ही युद्ध की ओर रुख किया गया, जो कि ऐसे आयोजनों में पुरुषों के बीच एक लोकप्रिय विषय है, खासकर युद्ध निधि दान समारोह में। बातचीत के दौरान चल रहे संघर्ष के बारे में जोश की टिप्पणियों ने पैट्रिक को प्रभावित किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक पूर्व रसद अधिकारी रहे पैट्रिक अब शिकागो में एक डिपार्टमेंटल स्टोर के मालिक थे। वे सैन्य मामलों से अच्छी तरह वाकिफ थे और युद्ध की दिशा के बारे में जोश की अंतर्दृष्टि बेहद नवीन और उत्साहजनक थी। जोश, तुम्हारे ज्ञान को देखते हुए यह बहुत दुख की बात है कि तुम सेना में नहीं हो और अपना नाम नहीं कमा रहे हो, पैट्रिक ने टिप्पणी की। जोश ने अपनी आंखें घुमाने की इच्छा को दबा लिया। सेना में भर्ती हो जाए? इस शरीर के साथ, जो मुश्किल से 9वीं कक्षा पास कर चुका है, वो मोर्चे पर गोला बारूद धोने के अलावा और क्या कर सकता है? द्वितीय विश्व युद्ध में जहां एक और सेना का तेजी से विस्तार हुआ, वही अधिकारी पद हर किसी को नहीं दिए जाते थे। वायुसेना या नौसेना जैसी विशेष शाखाओं के लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में हाई स्कूल डिप्लोमा आवश्यक था। अगर वो योग्य भी होता तो भी जोश का इरादा एक आत्माहीन सरकार के लिए अपनी जान जोखिम में डालने का नहीं था। आखिर क्यों परेशान होना जब वो एक धनी साथी के साथ आराम से जीवन बिता सकता था? मिस्टर चेज, जोश अभी 16 साल का भी नहीं हुआ है। वो सेना में भर्ती होने की कानूनी उम्र से बहुत दूर है, मार्गरेट ने लौटते हुए बीच में टोकते हुए कहा, और जोश के हाथ में अपना हाथ डालकर पैट्रिक को नापसंदगी भरी निगाहों से घूरने लगी। पैट्रिक आश्चर्य से जम गया। उसने जोश पर एक और नजर डाली और उसकी युवावस्था वाली विशेषताओं पर ध्यान दिया, जिन्हें उसने जोश की लंबाई, शांत स्वभाव और तीक्ष्ण बुद्धि के कारण पहले नजरअंदाज कर दिया था। 16? पैट्रिक ने जोश और परिपक्व आकर्षक मार्गरेट के बीच बारी बारी से नजर डाली। कुआं, सच कहें तो इस युग के उच्च वर्गों के बीच ऐसे रिश्ते अनसुने नहीं थे। अगर ये 21वीं सदी होती तो मार्गरेट को कानूनी आरोपों का सामना करना पड़ सकता था। अध्याय 34, एक बड़ा जोखिम उठाना। अध्याय 64 तक पढ़ने के लिए पैट्रियन पर जाएं। चेज दंपत्ति से अस्थायी रूप से अलग होने के बाद मार्गरेट जोश को शाम के कार्यक्रम के मेजबानों में से एक जॉन लीबलर से मिलवाने ले गई। शुभ संध्या मेरी प्यारी, मुझे बहुत खुशी है कि तुम आ सकी। तुम हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत हो। दयालु दिखने वाले उस बुजुर्ग सज्जन ने मार्गरेट का गर्मजोशी से गले लगाते हुए कहा। उसके बगल में 2 आदमी खड़े थे। एक डेविड था, जिससे जोश पहले भी मिल चुका था। वो जोश को स्पष्ट नाराजगी से घूर रहा था। दूसरा आदमी एक बुजुर्ग सज्जन था, जिसकी उम्र संभवतः जॉन लीबलर के बराबर थी। धन्यवाद अंकल जॉन। वैसे मैं आपको जोश से मिलवाती हूं, वही जिसका मैंने पहले जिक्र किया था। मार्गरेट ने मुस्कुराते हुए जोश की ओर इशारा किया। शुभ संध्या श्रीमान लीबलर, मैं जोश काहन हूं। आपसे मिलकर खुशी हुई, जोश ने संयम बनाए रखते हुए सम्मानपूर्वक कहा। एक शानदार नौजवान, खूब मजे करो। जॉन ने जोश को एक संक्षिप्त परख भरी नजर डालते हुए कहा, फिर सहमति में सिर हिलाकर अपना हाथ आगे बढ़ाया। यह इशारा शुरुआती स्वीकृति का स्पष्ट संकेत था। हालांकि यह ज्यादातर मार्गरेट के प्रति सम्मान के कारण था, जो परिवार की एक करीबी दोस्त थी। इस क्षण के महत्व को समझते हुए जोश ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और जॉन से मजबूती से हाथ मिलाकर अपना सम्मान व्यक्त किया। ओह, और मैं आपको अपने लंबे समय के कानूनी सहयोगी अलोंजो एमरी से मिलवा दूं। जॉन ने अपने बगल में बैठे बुजुर्ग व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा। डेविड के बारे में क्या? जॉन का उसे मिलवाने का कोई इरादा नहीं था। वो अपने बेटे के स्वभाव को भली भांति समझता था। अगर मार्गरेट और डेविड एक दूसरे में दिलचस्पी दिखाते तो उसे कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन यह स्पष्ट था कि मार्गरेट को डेविड में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। इस मामले को जबरदस्ती आगे बढ़ाने या किसी को शर्मिंदा करने का कोई मतलब नहीं था, खासकर इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम के मेजबान के तौर पर तो बिल्कुल भी नहीं। डेविड नाखुश तो था, लेकिन इतना मूर्ख नहीं था कि हंगामा खड़ा करे। जोश पर उसकी शत्रुतापूर्ण निगाहें भी खामोश रही। आपसे मिलकर अच्छा लगा नौजवान। अगर आपको कभी कोई कानूनी समस्या हो तो बेझिझक मुझसे संपर्क करें, अलोंजो एमरी ने गर्मजोशी से कहा। जॉन के लापरवाह रवैये के विपरीत अलोंजो कहीं अधिक उत्साही था। अमेरिका में वकीलों के पद प्रतिष्ठित होते हैं, लेकिन अंततः वे धनी ग्राहकों की सेवा करते हैं। मार्गरेट उसकी एक महत्वपूर्ण ग्राहक थी, खासकर इसलिए क्योंकि उसे हाल ही में बीमा से बड़ी रकम मिली थी, एक ऐसा मामला जिसे स्वयं अलोंजो ने संभाला था। अलोंजो से संक्षिप्त बातचीत और बिजनेस कार्ड का आदान प्रदान करने के बाद जोश और मार्गरेट आगे बढ़ गए। इस तरह के आयोजनों का मुख्य उद्देश्य नए लोगों से मिलना और संपर्क जानकारी का आदान प्रदान करना होता था। गंभीर चर्चाएं कही और होती थी। मार्गरेट ने जोश को शिकागो के व्यापारिक और राजनीतिक हलकों की कई प्रमुख हस्तियों से मिलवाते हुए उसका मार्गदर्शन किया। जैसे जैसे शाम आगे बढ़ी, कार्यक्रम अपने मुख्य उद्देश्य की ओर बढ़ा, धन जुटाने के लिए भाषण देना। चूंकि ये युद्ध निधि जुटाने का एक भव्य समारोह था, इसलिए राजनेताओं के जोशीले भाषण कार्यक्रम का एक अनिवार्य हिस्सा थे। मुख्य वक्ताओं में शिकागो के मेयर, इलिनॉइस के एक डेमोक्रेटिक सीनेटर और एक सैन्य प्रतिनिधि शामिल थे। जोश, क्या तुम्हें लगता है कि हम ये युद्ध जीतेंगे?
मार्गरेट ने जोशीला भाषण दे रहे सीनेटर की ओर देखते हुए पूछा। बिल्कुल, अमेरिका निस्संदेह विजयी होगा, जोश ने आत्मविश्वास से कहा। इतिहास के अपने ज्ञान ने उसे यह निश्चितता प्रदान की। हालांकि जोश को संदेह था कि यह दुनिया एक समानांतर समय रेखा हो सकती है, लेकिन प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं का समग्र प्रक्षेप वक्र बरकरार प्रतीत होता था, जब तक कि ये द मैन इन द हाई कैसल जैसी कोई वैकल्पिक वास्तविकता न हो। लेकिन तब भी जोश को ज्यादा चिंता नहीं होगी। आखिरकार वो ऑस्ट्रियाई मूल का था। युद्ध काल में ये एक विशेष लाभ था। धुरी शक्तियों में ऑस्ट्रियाई लोग साझा संस्कृति और भाषा के कारण जर्मनों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। वहीं अमेरिका में ऑस्ट्रियाई लोगों को आक्रमण का शिकार माना जाता था और जर्मन अमेरिकियों की तुलना में उन पर बहुत कम ध्यान दिया जाता था। हमें युद्ध बांड में कितना योगदान देना चाहिए? मार्गरेट ने पूछा। जोश के आत्मविश्वास से उसका भरोसा और बढ़ गया था। जितना हो सके, अगर आप खर्च उठा सकती हैं। जोश ने कुछ देर सोचने के बाद मार्गरेट के करीब झुकते हुए जवाब दिया। उनकी सलाह सोच समझ कर दी गई थी। उस समय युद्ध बांड सबसे सुरक्षित और सबसे लाभदायक निवेशों में से एक थे। बॉन्डों के प्रबंधन के तरीके के आधार पर लाभ मार्जिन चौंका देने वाला 100% था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी युद्ध बांड उनके अंकित मूल्य के 75% या 50% पर बेचे जाते थे और 10 वर्षों के बाद परिपक्व होते थे। उदाहरण के लिए $100 का बांड $50 में खरीदा जा सकता था और 10 वर्षों के बाद इसे पूरे $100 में भुनाया जा सकता था। अमेरिका के विशाल स्वर्ण भंडार और ब्रेटन वुड्स प्रणाली द्वारा सुनिश्चित कम मुद्रास्फीति दर के साथ ये बांड एक अचूक निवेश थे। क्या आपको सच में लगता है कि सब कुछ दांव पर लगाना उचित होगा? मार्गरेट ने संशय पूर्वक पूछा। क्या तुम कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रही हो? जोश ने उसकी उत्सुकता भरी अभिव्यक्ति को देखकर पूछा। मुझे लगता है कि हमें कुछ बड़ा करना चाहिए, मार्गरेट ने जवाब दिया। जोश तुरंत समझ गया कि वो क्या कहना चाह रही थी। आधुनिक चैरिटी गैला की तरह ही इन वॉर बॉन्ड इवेंट्स में भी प्रतिस्पर्धा का माहौल था। जिस व्यक्ति ने सबसे अधिक दान दिया हो या सबसे अधिक मात्रा में बांड खरीदे हो, वो निस्संदेह उच्च पदस्थ अधिकारियों और अभिजात वर्ग का ध्यान आकर्षित करेगा। मार्गरेट के लिए ये संबंध स्थापित करने और अपनी सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने का एक सुनहरा अवसर हो सकता है। हालांकि उनके लिए अमेरिका के सबसे धनी अभिजात वर्ग से अधिक खर्च करना यथार्थवादी नहीं था, लेकिन वो इस विशेष कार्यक्रम में शीर्ष दानदाता बनने का लक्ष्य रख सकती थी। क्या आपको लगता है कि $3 मिलियन काफी होंगे? मार्गरेट ने सोच समझकर पूछा। जोश ने इस पर विचार करने के बाद सिर हिलाया। अमेरिकी सरकार ने युद्ध के दौरान कई चरणों में युद्ध बांड जारी किए। यहां तक कि सबसे धनी व्यवसायी भी हर चरण में लाखों का निवेश नहीं कर सकते थे। उन्हें अपने व्यवसाय भी चलाने थे। $3 मिलियन की राशि से मार्गरेट को बिना अपनी आर्थिक स्थिति पर दबाव डाले इस समारोह की शीर्ष दानदाता के रूप में अपना स्थान सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। हालांकि जैसे ही समारोह समाप्त हुआ और सीनेटर ने सबसे बड़े दानदाता की घोषणा की, जोश दंग रह गया। जोश कहन $3 मिलियन। भीड़ तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी, जिससे जोश पूरी तरह से अवाक रह गया। अरे लोगों, बस 5 छोटी समीक्षाएं छोड़ दें और आपको 5 अध्याय मिलेंगे। आप लोगों को और क्या चाहिए? कृपया पावर स्टोन भी दें। अध्याय 35। सबरीना। मार्गरेट और जोश की उम्मीद के मुताबिक $3 मिलियन के युद्ध बांडों की खरीद ने उस शाम का शीर्ष स्थान हासिल किया। इसी वजह से जोश, जो पहले महज एक गुमनाम शख्सियत थे, समारोह में आकर्षण का केंद्र बन गए। मेहमान उनसे मिलने के लिए उमड़ पड़े और यहां तक कि मेयर जॉन लीबलर और सीनेटर जैसे लोग भी, जिन्होंने पहले उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, उनके पास आ गए। जो लोग जोश और मार्गरेट के रिश्ते से वाकिफ थे, वे उसे एक नए नजरिए से देखने लगे। शुरू में कई लोगों ने जोश को मार्गरेट का महज रखरखाव करने वाला प्रेमी ही समझा, लेकिन उनकी हैरानी तब और बढ़ गई जब पता चला कि वो अपने आप में एक बड़ा आदमी था, या कम से कम उन्हें ऐसा ही लगा। मार्गरेट, जोश और चेक लेने वाले बैंक प्रतिनिधि के अलावा किसी को नहीं पता था कि यह धनराशि वास्तव में मार्गरेट का योगदान थी। उपस्थित लोगों में से अधिकांश ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मार्गरेट जैसी शख्सियत एक मामूली प्रेमी के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च कर देगी। आखिर ये $30,000 या $300,000 नहीं थे, बल्कि $30 लाख थे। कई उपस्थित लोगों के लिए यह रकम उनकी कुल संपत्ति से भी अधिक थी। मार्गरेट से इतना अच्छी तरह परिचित होने के बावजूद जॉन लीबलर को भी इस बात पर विश्वास करना मुश्किल लगा। मार्गरेट, तुम्हें इतनी दूर आने की जरूरत नहीं थी, जोश ने फुसफुसाते हुए उससे कहा। आखिरकार वो मेहमानों की अंतहीन भीड़ से मुक्त हो गया था। लेकिन क्या यही सबसे अच्छा नतीजा नहीं है? मार्गरेट ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा। मैं कोई व्यवसाय नहीं चलाती, इसलिए ये उपाधि मेरे लिए ज्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन आपके लिए ये अलग बात है। आज रात के बाद आपका नाम पूरे शिकागो में और शायद देश के कई हिस्सों में भी जाना जाएगा। इससे आपको कारखाने और व्यवसाय स्थापित करने में बहुत लाभ होगा। अगर आप कभी राजनीति में आने का फैसला करते हैं तो ये एक बहुमूल्य संपत्ति साबित होगी। मार्गरेट की इस विचारशीलता को देखकर जोश बेहद भावुक हो गया। हालांकि उसी समय कार्यक्रम स्थल पर कुछ हंगामा मच गया। जोश और मार्गरेट ने देखा कि जॉन लीबलर लोगों के एक समूह के साथ
जल्दबाजी में समारोह से निकल रहे थे। इस अप्रत्याशित निकास ने मेहमानों के बीच कानाफूसी की लहर पैदा कर दी। हालांकि समारोह के मुख्य व्यक्ति महापौर, सीनेटर और धन जुटाने वाली संस्था के सैन्य प्रतिनिधि थे, लेकिन मेजबान के रूप में जॉन लीबलर का समय से पहले चले जाना अजीब था। माफ कीजिए, क्या आपको पता है कि क्या हो रहा है? मार्गरेट ने एक वेटर से पूछा। माफ कीजिए मैडम, मुझे भी नहीं पता, वेटर ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। माहौल में असामान्यताओं को भांपते हुए धन जुटाने वाली संस्था का कोई व्यक्ति तुरंत भीड़ को शांत करने के लिए आगे आया। देवियों और सज्जनों, श्री लीबलर को एक निजी कार्य के कारण जल्दी जाना पड़ा। चिंता की कोई बात नहीं है, आज का समारोह बहुत सफल रहा और हम श्री जोश काहन और आप सभी के योगदान के लिए धन्यवाद देते हैं। आइए जश्न मनाएं। जैसे ही स्थिति सामान्य हुई, जोश ने देखा कि जॉन लीबलर के साथ पहले मौजूद वकील एमरी भी चुपचाप कार्यक्रम स्थल से चले गए। उनके चेहरे पर तनाव का भाव था। जोश को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेहमानों के धीरे धीरे चले जाने के बाद, आधे घंटे और रुकने के बाद, जोश और मार्गरेट ने भी जाने का फैसला किया। जैसे ही वे बाहर निकले, एक आकृति मार्गरेट से टकराने ही वाली थी। सौभाग्य से जोश ने तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए उसके सामने कदम रख दिया। कद में छोटा दिखने वाला वो व्यक्ति टक्कर के प्रभाव से जमीन पर गिर पड़ा। दूसरी ओर जोश को कोई चोट नहीं आई। वो व्यक्ति झट से उठा और बार बार माफी मांगने लगा। मुझे खेद है महोदय, मुझे बहुत खेद है। तभी जोश और मार्गरेट ने देखा कि वो एक युवती थी जिसने नौकरानी की वर्दी पहनी हुई थी। संभवतः वो लीबलर के कर्मचारियों में से एक थी। उसका सिर झुका हुआ था, जिससे उसका चेहरा ढका हुआ नहीं था, लेकिन वो जोश की उम्र के आसपास लग रही थी। कोई बात नहीं, क्या आपको चोट लगी है? मार्गरेट ने चिंता से भरी आवाज में पूछा। मार्गरेट की कोमल आवाज सुनकर नौकरानी ने आखिरकार ऊपर देखा। ऑड्रे हेबर्न? जोश ने उसका चेहरा देखते ही अचानक बोल दिया। नौकरानी की शक्ल भविष्य की हॉलीवुड आइकन ऑड्रे हेबर्न से काफी मिलती जुलती थी। हालांकि युवती भ्रमित सी लग रही थी। महोदय, क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? मेरा नाम ऑड्रे हेबर्न नहीं है, मेरा नाम सबरीना फेयरचाइल्ड है। आपने मुझे किसी और के लिए गलत समझ लिया होगा। शर्म से जोश जम गया। क्या कहीं पहचान की गलती तो नहीं हो गई? रुको, अचानक जोश के दिमाग में एक विचार आया। अगर मार्गरेट किसी फिल्म का किरदार है, तो शायद ऑड्रे हेबर्न जैसी दिखने वाली ये लड़की भी किसी फिल्म की हो सकती है। इससे पहले कि जोश कुछ और सोच पाता, उसकी कमर में तेज दर्द हुआ। उसने मुड़कर देखा तो मार्गरेट दूसरी तरफ देख रही थी और मासूमियत का दिखावा कर रही थी। तो क्या सभी महिलाओं को यह तरकीब पता है? जोश ने व्यंग्यपूर्वक सोचा। माफ करना, मुझसे गलती हो गई होगी। जोश ने सबरीना से माफी मांगी। कोई बात नहीं महोदय, आप दोनों से टकराना मेरी गलती थी, सबरीना ने घबराते हुए कहा और आगे बोली। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो क्या मैं जा सकती हूं? मुझे एक जरूरी काम है। बिल्कुल, जोश ने एक तरफ हटते हुए जवाब दिया। धन्यवाद महोदय, धन्यवाद महोदया, सबरीना ने हॉल में जाने से पहले कहा। सबरीना के दूर जाते ही मार्गरेट ने पूछा, ऑड्रे हेबर्न कौन है? क्या बात है, जलन हो रही है? जोश ने चिढ़ाते हुए कहा। मैं क्यों ईर्ष्या करूंगी, तुम तो मेरे हो ही नहीं। मार्गरेट ने पलटवार किया। कुछ क्षण पहले तक वो उसे प्रिय कहकर पुकार रही थी और अब वो उसका नहीं रहा। समय कितनी जल्दी बदल जाता है। गुस्सा मत होइए, मैं समझाता हूं, जोश ने आधी सच्चाई बताते हुए कहा। वो एक डच लड़की है जिससे मैं तब मिला था जब मेरा परिवार युद्ध के दौरान भाग रहा था। वो लगभग मेरी ही उम्र की है, लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद मेरा उससे संपर्क टूट गया। वो लड़की जो पहले दिखी थी, बिल्कुल उसी की तरह दिखती थी। इस स्पष्टीकरण से मार्गरेट का रवैया कुछ नरम पड़ गया। माफ करना प्रिया, मेरा इरादा बुरी यादें ताजा करने का नहीं था, उसने कहा। अब उसकी आवाज सहानुभूति से भरी हुई थी। इसके साथ ही सबरीना को लेकर हुई छोटी मोटी गलतफहमी दूर हो गई। हालांकि जब जोश और मार्गरेट घर की ओर जा रहे थे, तो तेज रफ्तार से आती पुलिस कारों और सड़क चौकियों को देखकर वे असहज हो गए। अधिकारी जी, क्या हो रहा है? जोश ने एक चेकपॉइंट पर तैनात पुलिसकर्मी से पूछा और उसे टिप के तौर पर $20 का नोट थमा दिया। पैसों के लालच में आकर और जोश और मार्गरेट की महंगी कार और पहनावे से आश्वस्त होकर पुलिसकर्मी ने झुककर फुसफुसाते हुए कहा, लीबलर ज्वेलरी कंपनी में चोरी हो गई है, उनके तिजोरी को लूटा गया है, अनुमानित नुकसान लाखों में है। जोश और मार्गरेट ने हैरानी भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जॉन लीबलर समारोह से जल्दी चले गए थे। जैसे ही दूर से पुलिस की गाड़ी की बत्तियां चमकी, जोश के दिमाग में घबराए हुए वकील एमरी की छवि कौंध गई, जो चुपके से समारोह से बाहर निकल रहा था। अध्याय 70 तक पढ़ने के लिए पैट्रियन पर जाएं। कृपया पावर स्टोन और समीक्षाएं दें। अध्याय 36, महान डकैती। पिछले सप्ताह हमने 100 पीएस का आंकड़ा हासिल किया, जो हमारे पिछले सप्ताह के पीएस लक्ष्य का ठीक आधा है। अब से हर 2 घंटे में 3 अतिरिक्त अध्याय जारी किए जाएंगे। अगली सुबह नाश्ता करने के बाद जोश बैठक में बैठकर अखबार पढ़ रहा था। उसके चेहरे पर अजीब भाव थे, कई तरह की भावनाएं झलक रही थी, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि वो दुखी था या खुश। डार्लिंग, क्या हुआ? मार्गरेट पास आई, उसके गाल पर चुंबन किया
और मुस्कुराते हुए पूछा, सच कहूं तो मुझे ये विश्वास करना मुश्किल लगता है कि इस अखबार में जिसके बारे में लिखा गया है वो मैं ही हूं। जोश ने असहाय होकर अखबार उसे देते हुए जवाब दिया। ये शिकागो ट्रिब्यून की एक प्रति थी, जो शहर के सबसे पुराने प्रकाशनों में से एक है और अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा समाचार पत्र है। मार्गरेट ने वो कागज लिया और हंसे बिना नहीं रह सकी। मुख पृष्ठ की मुख्य खबर थी 3 मिलियन ऑस्ट्रियाई अभिजात वर्ग के युवाओं का फांसीवाद विरोधी संकल्प। लेख में कल रात के चैरिटी गाला का विस्तृत वर्णन था, जहां मार्गरेट ने जोश के नाम से $30 लाख मूल्य के युद्ध बांड खरीदे थे। हालांकि कुछ रचनात्मक संपादकीय युक्तियों के बाद रिपोर्ट ने एक अप्रत्याशित मोड़ ले लिया। लेख में जोश और उनके दिवंगत माता पिता को ऑस्ट्रिया के एक वीर कुलीन परिवार के रूप में चित्रित किया गया था, जिन्हें जर्मनी के आक्रमण के दौरान फांसीवाद का विरोध करने के लिए सताया गया था। इसमें दावा किया गया था कि वे समुद्र पार करके अमेरिका भाग गए, जहां उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा। उनकी असामयिक मृत्यु के बाद जोश को कथित तौर पर उनकी विरासत मिली और उन्होंने अपना जीवन इस उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया, जिसके तहत उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति $3 मिलियन अमेरिका के फांसीवाद विरोधी प्रयासों का समर्थन करने के लिए दान कर दी। लेख में दिए गए भावपूर्ण और सजीव वर्णन ने जोश को भ्रमित कर दिया। वो इतना नेक कब हुआ था और उसका परिवार कब कुलीन वर्ग का बन गया था? अरे रुकिए। समारोह के बाद एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने उल्लेख किया था कि उनके दादा, इस व्यक्ति के दादा ऑस्ट्रो-हंगेरियन साम्राज्य में एक सैन्य अधिकारी थे और उनके पास एक छोटी सी कुलीन उपाधि थी। लेकिन अरे, ऑस्ट्रो-हंगेरियन साम्राज्य तो 2 दशक पहले ही ढह चुका था और हैब्सबर्ग राजवंश तो कब का खत्म हो चुका था। मेरे दादाजी तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही मर गए थे। जाहिर तौर पर पत्रकार ने इस विवरण को विस्तार से बताने का फैसला किया था। जोश को यह बेतुका लगा। हालांकि अमेरिकियों के कुलीन वर्ग के प्रति आकर्षण को देखते हुए वो इसे समझ सकता था। बेशक लेख का असली मकसद युद्ध बॉन्ड की बिक्री को बढ़ावा देना था। अंतर्निहित संदेश स्पष्ट था। उस व्यक्ति के देश का निवासी भी युद्ध का पूरा समर्थन कर रहा है। क्या आपको एक अमेरिकी नागरिक के रूप में अपना योगदान नहीं देना चाहिए? यह बिल्कुल भी बुरा नहीं है। कम से कम हमने अपना लक्ष्य तो हासिल कर लिया। आज के अंत तक आपका नाम पूरे शिकागो और यहां तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी जाना जाएगा। यह आपके भविष्य के व्यावसायिक प्रयासों के लिए बहुत मददगार होगा। मार्गरेट ने हल्की हंसी के साथ कहा, और मेरे दिल में आप हमेशा से सबसे महान रहे हैं। लेकिन यह तो तुम्हारे साथ नाइंसाफी है। जोश ने आह भरी। उसे यह सब ध्यान आकर्षित करना पसंद नहीं था, लेकिन मार्गरेट अड़ी हुई थी। उसने तो यहां तक धमकी दी थी कि अगर उसने यह खुलासा किया कि बॉन्ड का भुगतान मार्गरेट ने किया था तो वो $60 लाख के बॉन्ड जला देगी। इस तरह की नरम शक्ति का सामना करते हुए जोश के पास झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्या हमें वाकई निष्पक्षता के बारे में बात करने की जरूरत है? अगर आप मेरे ऋणी महसूस करते हैं तो जल्द से जल्द अपने कारखाने शुरू करें और एक सफल व्यवसाय बनाएं। मार्गरेट ने उसे गर्मजोशी से गले लगाते हुए कहा। उसके उत्साहवर्धक शब्दों ने जोश के दृढ़ संकल्प को फिर से जगा दिया। हे भगवान, इसे देखो, लीबलर परिवार के तिजोरी में चोरी, एक गार्ड घायल, एक चोर को गोली लगी। जाने माने अपराध विशेषज्ञ इरविन लिंड श्नाइडर संदिग्ध। तो पुलिस सच कह रही थी। जॉन के परिवार की तिजोरी में सचमुच चोरी हो गई। मार्गरेट ने अखबार का दूसरा पन्ना पलटते हुए कहा, हाँ मैंने देखा, लेकिन अपने अंकल जॉन के बारे में चिंता मत करो। ऐसे मामलों में बीमा कंपनी पीड़ित से कहीं अधिक चिंतित होती है। जोश ने लापरवाही से जवाब दिया। सामान्य परिस्थितियों में इस तरह की चोरी की खबर अखबारों के पहले पन्ने पर छपती, लेकिन युद्धकाल में ऐसी खबरें जोश की खबर को दबा नहीं सकती थी। अमेरिका पूरी तरह से सक्रिय था। युद्ध के नायकों और कहानियों को बढ़ावा देकर युद्ध प्रयासों का समर्थन कर रहा था। हालांकि जोश की बात सही थी। यह एक व्यावसायिक बीमा तिजोरी थी, न कि निजी पारिवारिक तिजोरी, जिसका मतलब था कि इसका बीमा था। बीमा कंपनी को निश्चित रूप से लीबलर्स की तुलना में अधिक चिंता होती। तुम सही कह रहे हो। बीमा, यह तो बहुत बड़ी राहत है। जोश के याद दिलाने के बाद आखिरकार राहत महसूस करते हुए मार्गरेट ने कहा, वैसे एमरी, उस वकील के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो किस तरह का इंसान है? जोश ने अचानक पूछा। वकील एमरी, उनका जिक्र क्यों किया जा रहा है? मार्गरेट ने हैरानी से पूछा। खैर, वो शहर के शीर्ष कानूनी विशेषज्ञों में से एक है। जब मैं अपनी कंपनी शुरू करूंगा तो मुझे जल्द ही बहुत कानूनी सहायता की आवश्यकता होगी। जोश ने एमरी के बारे में अपने संदेह का जिक्र किए बिना जवाब दिया। विशेषज्ञता के मामले में अंकल जॉन कहते हैं कि वे सर्वश्रेष्ठ में से एक है, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में। मार्गरेट ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। उसके बारे में क्या? जोश ने उत्सुकता से पूछा। मैंने सुना है कि उसकी निजी जिंदगी अस्त व्यस्त है। वो अपनी पोती की उम्र की एक रखेल रखता है। मुझे ये बात सिर्फ इसलिए पता है क्योंकि मैंने कुछ समय पहले एक निजी जासूस को काम पर रखा था, मार्गरेट ने धीमी आवाज में कहा। यह सुनकर जोश ने अपनी भौहें ऊपर उठा ली। वकील के बारे में मार्गरेट की टिप्पणी एक तरह से उनके लिए एक अप्रत्यक्ष चेतावनी थी। सच कहूं तो मार्गरेट कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। उसके साथ इतनी खूबसूरत महिला के होते हुए शायद ही कोई उसकी नजर में आ पाता। फिर भी जैसे ही उसने ये सोचा,
सबरीना का चेहरा एक पल के लिए उसके दिमाग में कौंध गया। जोश ने सिर हिलाते हुए इस विचार को खारिज कर दिया। फिल्म स्टार जैसी आभा के बिना वो कोई खास नहीं थी। वैसे मेरी आज बाद में मैकिन्से में एक मीटिंग है, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? जोश ने विषय बदलते हुए पूछा। इस मामले में मैकिन्जी एक प्रबंधन परामर्श फर्म थी जिसका 1950 के दशक के विवादास्पद मैकार्थीवाद से कोई संबंध नहीं था। जोश को 3 कारखाने बनाने थे और वो इसे अकेले नहीं कर सकता था। उसे पेशेवरों को काम पर रखना था। 1930 के दशक में मैकिन्जी जैसी प्रबंधन परामर्श कंपनियां पहले से ही कुशल प्रतिभाओं की भर्ती सेवाएं प्रदान कर रही थी। पिछले हफ्ते जोश ने अपनी भर्ती संबंधी आवश्यकताओं का विवरण प्रस्तुत किया था और शुक्रवार को मैकिन्सी ने उम्मीदवारों की एक सूची भेजी थी। अब जोश के लिए उनका साक्षात्कार लेने का समय आ गया था। मैं इसमें दिलचस्पी नहीं रखती। वैसे भी मैंने अंकल जॉन से कुछ उपकरण मंगवा लिए हैं, वे आज आ रहे हैं और मैं कुछ समय के लिए पिंक हार्ट हीरे को काटने में व्यस्त रहूंगी, मार्गरेट ने जवाब दिया। पिंक हार्ट एक विशाल गुलाबी हीरा था जिसे मार्गरेट ने इसकी अपार कीमत और संवेदनशीलता को देखते हुए निजी तौर पर तराशने की योजना बनाई थी। अगले सप्ताह का लक्ष्य 5 चैप्स 200 PS। अगला अध्याय 2 घंटे बाद जारी किया जाएगा। अलविदा। अध्याय 37। लिंडन श्नाइडर। मैकिन्से कंसल्टिंग में साक्षात्कार बहुत ही शानदार रहे। जोश ने सफलतापूर्वक 5 योग्य व्यक्तियों को नियुक्त किया, 3 अनुभवी प्रबंधक, एक वित्तीय अधिकारी और एक प्रशासनिक सचिव। वे सभी 5 पुरुष थे। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व के युग में यह सामान्य बात थी। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे प्रगतिशील देश में भी कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी न्यूनतम थी और शिक्षण, लिपिकीय कार्य और खुदरा सेवाओं जैसे महिलाओं के लिए उपयुक्त माने जाने वाले क्षेत्रों तक ही सीमित थी। जब अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ, जब पुरुषों ने बड़ी संख्या में सेना में भर्ती कराया और श्रम की कमी उत्पन्न हुई, तभी रूजवेल्ट प्रशासन द्वारा महिलाओं को विभिन्न उद्योगों में भूमिका निभाने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया गया। हालांकि युद्ध समाप्त होने के बाद कई महिलाओं को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ी क्योंकि वापस लौटे पुरुष कामगारों ने उनकी जगह फिर से हासिल कर ली। यह प्रवृत्ति 1960 के दशक तक जारी रही, जब महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन होने शुरू हुए। इसी प्रकार महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा तक पहुंच सीमित थी। हालांकि कुछ सार्वजनिक विश्वविद्यालयों ने 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ही महिलाओं को प्रवेश देना शुरू कर दिया था, लेकिन ये संस्थान अक्सर सामुदायिक या व्यावसायिक महाविद्यालय थे जो बुनियादी करियर कौशल सिखाते थे। हार्वर्ड, येल और कैलटेक जैसे प्रतिष्ठित स्कूलों ने महिलाओं को प्रवेश देना बहुत बाद में शुरू किया, आमतौर पर 1970 के दशक में। यहां तक कि MIT, जिसने 1911 में महिलाओं को प्रवेश देना शुरू किया था, में भी महिला छात्रों की नामांकन दर बहुत कम रही। इसलिए उस दौर में सुशिक्षित महिला पेशेवरों को ढूंढना मुश्किल था, सिवाय उन महिलाओं के जो प्रतिष्ठित परिवारों से आती थी और अपना खुद का व्यवसाय चलाती थी। अगर जोश को अपने कार्यालय की शोभा बढ़ाने के लिए किसी दिखावे की चीज नहीं चाहिए थी, तो पुरुषों को नियुक्त करना ही एकमात्र विकल्प था। साक्षात्कार पूरे करने के बाद जोश ने अपनी नई टीम को कार्य सौंपे। प्रबंधकों को उपयुक्त कारखाने के स्थानों की खोज करनी थी, जबकि वित्तीय अधिकारी और सचिव को उपयुक्त कार्यालय स्थान खोजने का कार्य सौंपा गया था। काम सौंपे जाने के बाद जोश ने मैकिन्जी के अधिकारियों के साथ आयोजित होने वाले एक जश्न के रात्रिभोज के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया और घर लौटने की तैयारी करने लगा। जैसे ही वो इमारत से बाहर निकला, पुलिस की गाड़ियों का एक काफिला सायरन बजाते हुए तेजी से गुजरा। कुछ ही क्षणों बाद झील के किनारे स्थित जिले की दिशा से मशीन गनों की स्पष्ट खड़खड़ाहट गूंज उठी। जोश हिचकिचाया, लेकिन उसने तुरंत मुसीबत से बचने और विपरीत दिशा में जाने का फैसला किया। इससे दूर रहना ही सबसे समझदारी भरा कदम लग रहा था। हालांकि मर्फी के नियम के अनुसार जो कुछ भी गलत हो सकता है वो गलत होगा ही। एक शांत पार्क रोड से होकर गुजरते समय अचानक एक आदमी उनकी कार के सामने आ गया। जोश ने सहज रूप से ब्रेक लगा दिए। सड़क संकरी होने और गति धीमी होने के कारण वो उस व्यक्ति को टक्कर मारने से बच गया, लेकिन जब जोश ने स्थिति को करीब से देखा तो उसे रुकने का तुरंत पछतावा हुआ। वो आदमी बहुत लंबा चौड़ा था, संभवतः 6 फीट 6 इंच से अधिक लंबा, और उसके हाथ में एक बंदूक थी जो सीधे जोश की ओर तनी हुई थी। अरे यार, जल्दबाजी में कुछ मत करो, चलो पहले बात कर लेते हैं, जोश ने हाथ ऊपर उठाते हुए कहा। हालांकि मन ही मन वो मौका मिलते ही अपने सिस्टम इन्वेंट्री से शॉटगन निकालने की योजना बना रहा था। माफ कीजिए महोदय, लेकिन हमें आपकी कार चाहिए, लंबे कद के व्यक्ति ने कहा और जोश को बाहर आने का इशारा करते हुए बंदूक से इशारा किया। चाहे वो सभ्य हो या नहीं, जोश ने मन ही मन उसे मुर्दा मान लिया। लेकिन रुकिए, क्या उसने हम कहा? इससे पहले कि जोश इस बारे में कुछ सोच पाता, झाड़ियों से एक और आकृति निकली। ये एक बुजुर्ग सज्जन थे जिन्होंने सूट पहना हुआ था और एक काला चमड़े का बैग ले रखा था। वे देखने में गरिमापूर्ण लग रहे थे, लेकिन इस तनावपूर्ण स्थिति में बिल्कुल बेमे लग रहे थे। जोश ने उसे तुरंत पहचान लिया, लिंडन श्नाइडर। उस आदमी का चेहरा उस हाई प्रोफाइल डकैती के सिलसिले में सुबह के अखबारों में हर जगह छाया हुआ था। वाह, आज तो मेरी किस्मत ही कमाल की है, जोश ने मन ही मन व्यंग्य किया। माफ कीजिए महोदय, लेकिन हमें सचमुच इस वाहन की आवश्यकता है।
श्नाइडर ने अपनी टोपी उतारकर और विनम्रता पूर्वक झुककर कहा। हालांकि जैसे ही उनकी नजर जोश के चेहरे पर पड़ी, वे स्तब्ध रह गए, मानो आश्चर्यचकित हो गए हों। युवक, हाइंज कान से तुम्हारा क्या रिश्ता है? श्नाइडर ने उत्सुकता भरे लहजे में पूछा। जोश एकदम स्तब्ध रह गया। उसके दिवंगत पिता का नाम हेंज कान था। क्या आप मेरे पिता को जानते थे? जोश ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। जी हां। तो इसका मतलब है कि आप जोश कान हैं। मैं इरविन लिंडन श्नाइडर हूं, आपके पिता का दोस्त, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। ओह, मैं तुम्हें जानता हूं। जोश ने सोचा, आज सुबह हम दोनों एक ही अखबार के पहले पन्ने पर थे। फिर भी अगर श्नाइडर अपने पिता का सही नाम बता सके तो उसके दावे में कुछ सच्चाई हो सकती है। जाहिर तौर पर पत्रकार ने इस विवरण को विस्तार से बताने का फैसला किया था। जोश को यह बेतुका लगा। हालांकि अमेरिकियों के कुलीन वर्ग के प्रति आकर्षण को देखते हुए वो इसे समझ सकता था। बेशक लेख का असली मकसद युद्ध बॉन्ड की बिक्री को बढ़ावा देना था। अंतर्निहित संदेश स्पष्ट था। उस व्यक्ति के देश का निवासी भी युद्ध का पूरा समर्थन कर रहा है। क्या आपको एक अमेरिकी नागरिक के रूप में अपना योगदान नहीं देना चाहिए? यह बिल्कुल भी बुरा नहीं है। कम से कम हमने अपना लक्ष्य तो हासिल कर लिया। आज के अंत तक आपका नाम पूरे शिकागो और यहां तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी जाना जाएगा। यह आपके भविष्य के व्यावसायिक प्रयासों के लिए बहुत मददगार होगा। मार्गरेट ने हल्की हंसी के साथ कहा, और मेरे दिल में आप हमेशा से सबसे महान रहे हैं। लेकिन यह तो तुम्हारे साथ नाइंसाफी है। जोश ने आह भरी। उसे यह सब ध्यान आकर्षित करना पसंद नहीं था, लेकिन मार्गरेट अड़ी हुई थी। उसने तो यहां तक धमकी दी थी कि अगर उसने यह खुलासा किया कि बॉन्ड का भुगतान मार्गरेट ने किया था तो वो $60 लाख के बॉन्ड जला देगी। इस तरह की नरम शक्ति का सामना करते हुए जोश के पास झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्या हमें वाकई निष्पक्षता के बारे में बात करने की जरूरत है? अगर आप मेरे ऋणी महसूस करते हैं तो जल्द से जल्द अपने कारखाने शुरू करें और एक सफल व्यवसाय बनाएं। मार्गरेट ने उसे गर्मजोशी से गले लगाते हुए कहा। उसके उत्साहवर्धक शब्दों ने जोश के दृढ़ संकल्प को फिर से जगा दिया। हे भगवान, इसे देखो, लीबलर परिवार के तिजोरी में चोरी, एक गार्ड घायल, एक चोर को गोली लगी। जाने माने अपराध विशेषज्ञ इरविन लिंड श्नाइडर संदिग्ध। तो पुलिस सच कह रही थी। जॉन के परिवार की तिजोरी में सचमुच चोरी हो गई। मार्गरेट ने अखबार का दूसरा पन्ना पलटते हुए कहा, हां, मैंने देखा, लेकिन अपने अंकल जॉन के बारे में चिंता मत करो। ऐसे मामलों में बीमा कंपनी पीड़ित से कहीं अधिक चिंतित होती है। जोश ने लापरवाही से जवाब दिया। सामान्य परिस्थितियों में इस तरह की चोरी की खबर अखबारों के पहले पन्ने पर छपती, लेकिन युद्धकाल में ऐसी खबरें जोश की खबर को दबा नहीं सकती थी। अमेरिका पूरी तरह से सक्रिय था। युद्ध के नायकों और कहानियों को बढ़ावा देकर युद्ध प्रयासों का समर्थन कर रहा था। हालांकि जोश की बात सही थी। यह एक व्यावसायिक बीमा तिजोरी थी, न कि निजी पारिवारिक तिजोरी, जिसका मतलब था कि इसका बीमा था। बीमा कंपनी को निश्चित रूप से लीबलर्स की तुलना में अधिक चिंता होती। तुम सही कह रहे हो। बीमा, यह तो बहुत बड़ी राहत है। जोश के याद दिलाने के बाद आखिरकार राहत महसूस करते हुए मार्गरेट ने कहा, वैसे एमरी, उस वकील के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो किस तरह का इंसान है? जोश ने अचानक पूछा। वकील एमरी, उनका जिक्र क्यों किया जा रहा है? मार्गरेट ने हैरानी से पूछा। खैर, वो शहर के शीर्ष कानूनी विशेषज्ञों में से एक है। जब मैं अपनी कंपनी शुरू करूंगा तो मुझे जल्द ही बहुत कानूनी सहायता की आवश्यकता होगी। जोश ने एमरी के बारे में अपने संदेह का जिक्र किए बिना जवाब दिया। विशेषज्ञता के मामले में अंकल जॉन कहते हैं कि वे सर्वश्रेष्ठ में से एक है, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में। मार्गरेट ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। उसके बारे में क्या? जोश ने उत्सुकता से पूछा। मैंने सुना है कि उसकी निजी जिंदगी अस्त व्यस्त है। वो अपनी पोती की उम्र की एक रखेल रखता है। मुझे ये बात सिर्फ इसलिए पता है क्योंकि मैंने कुछ समय पहले एक निजी जासूस को काम पर रखा था, मार्गरेट ने धीमी आवाज में कहा। यह सुनकर जोश ने अपनी भौहें ऊपर उठा ली। वकील के बारे में मार्गरेट की टिप्पणी एक तरह से उनके लिए एक अप्रत्यक्ष चेतावनी थी। सच कहूं तो मार्गरेट कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। उसके साथ इतनी खूबसूरत महिला के होते हुए शायद ही कोई उसकी नजर में आ पाता। फिर भी जैसे ही उसने ये सोचा, सबरीना का चेहरा एक पल के लिए उसके दिमाग में कौंध गया। जोश ने सिर हिलाते हुए इस विचार को खारिज कर दिया। फिल्म स्टार जैसी आभा के बिना वो कोई खास नहीं थी। वैसे मेरी आज बाद में मैकिन्से में एक मीटिंग है, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? जोश ने विषय बदलते हुए पूछा। इस मामले में मैकिन्जी एक प्रबंधन परामर्श फर्म थी जिसका 1950 के दशक के विवादास्पद मैकार्थीवाद से कोई संबंध नहीं था। जोश को 3 कारखाने बनाने थे और वो इसे अकेले नहीं कर सकता था। उसे पेशेवरों को काम पर रखना था। 1930 के दशक में मैकिन्जी जैसी प्रबंधन परामर्श कंपनियां पहले से ही कुशल प्रतिभाओं की भर्ती सेवाएं प्रदान कर रही थी। पिछले हफ्ते जोश ने अपनी भर्ती संबंधी आवश्यकताओं का विवरण प्रस्तुत किया था और शुक्रवार को मैकिन्सी ने उम्मीदवारों की एक सूची भेजी थी। अब जोश के लिए उनका साक्षात्कार लेने का समय आ गया था। मैं इसमें दिलचस्पी नहीं रखती। वैसे भी मैंने अंकल जॉन से कुछ उपकरण मंगवा लिए हैं। वे आज आ रहे हैं और मैं कुछ समय के लिए पिंक हार्ट हीरे को काटने में व्यस्त रहूंगी, मार्गरेट ने जवाब दिया।
पिंक हार्ट एक विशाल गुलाबी हीरा था जिसे मार्गरेट ने इसकी अपार कीमत और संवेदनशीलता को देखते हुए निजी तौर पर तराशने की योजना बनाई थी। अगले सप्ताह का लक्ष्य 5 चैप्स 200 PS। अगला अध्याय 2 घंटे बाद जारी किया जाएगा। अलविदा। अध्याय 37। लिंडन श्नाइडर। मैकिन से कंसल्टिंग में साक्षात्कार बहुत ही शानदार रहे। जोश ने सफलतापूर्वक 5 योग्य व्यक्तियों को नियुक्त किया। 3 अनुभवी प्रबंधक, एक वित्तीय अधिकारी और एक प्रशासनिक सचिव। वे सभी 5 पुरुष थे। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व के युग में यह सामान्य बात थी। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे प्रगतिशील देश में भी कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी न्यूनतम थी और शिक्षण, लिपिकीय कार्य और खुदरा सेवाओं जैसे महिलाओं के लिए उपयुक्त माने जाने वाले क्षेत्रों तक ही सीमित थी। जब अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ, जब पुरुषों ने बड़ी संख्या में सेना में भर्ती कराया और श्रम की कमी उत्पन्न हुई, तभी रूजवेल्ट प्रशासन द्वारा महिलाओं को विभिन्न उद्योगों में भूमिका निभाने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया गया। हालांकि युद्ध समाप्त होने के बाद कई महिलाओं को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ी क्योंकि वापस लौटे पुरुष कामगारों ने उनकी जगह फिर से हासिल कर ली। यह प्रवृत्ति 1960 के दशक तक जारी रही, जब महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन होने शुरू हुए। इसी प्रकार महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा तक पहुंच सीमित थी। हालांकि कुछ सार्वजनिक विश्वविद्यालयों ने 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ही महिलाओं को प्रवेश देना शुरू कर दिया था, लेकिन ये संस्थान अक्सर सामुदायिक या व्यावसायिक महाविद्यालय थे जो बुनियादी करियर कौशल सिखाते थे। हार्वर्ड, येल और कैलटेक जैसे प्रतिष्ठित स्कूलों ने महिलाओं को प्रवेश देना बहुत बाद में शुरू किया, आमतौर पर 1970 के दशक में। यहां तक कि MIT, जिसने 1911 में महिलाओं को प्रवेश देना शुरू किया था, में भी महिला छात्रों की नामांकन दर बहुत कम रही। इसलिए उस दौर में सुशिक्षित महिला पेशेवरों को ढूंढना मुश्किल था, सिवाय उन महिलाओं के जो प्रतिष्ठित परिवारों से आती थी और अपना खुद का व्यवसाय चलाती थी। अगर जोश को अपने कार्यालय की शोभा बढ़ाने के लिए किसी दिखावे की चीज नहीं चाहिए थी, तो पुरुषों को नियुक्त करना ही एकमात्र विकल्प था। साक्षात्कार पूरे करने के बाद जोश ने अपनी नई टीम को कार्य सौंपे। प्रबंधकों को उपयुक्त कारखाने के स्थानों की खोज करनी थी, जबकि वित्तीय अधिकारी और सचिव को उपयुक्त कार्यालय स्थान खोजने का कार्य सौंपा गया था। काम सौंपे जाने के बाद जोश ने मैकिन्जी के अधिकारियों के साथ आयोजित होने वाले एक जश्न के रात्रिभोज के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया और घर लौटने की तैयारी करने लगा। जैसे ही वो इमारत से बाहर निकला, पुलिस की गाड़ियों का एक काफिला सायरन बजाते हुए तेजी से गुजरा। कुछ ही क्षणों बाद झील के किनारे स्थित जिले की दिशा से मशीन गनों की स्पष्ट खड़खड़ाहट गूंज उठी। जोश हिचकिचाया, लेकिन उसने तुरंत मुसीबत से बचने और विपरीत दिशा में जाने का फैसला किया। इससे दूर रहना ही सबसे समझदारी भरा कदम लग रहा था। हालांकि मर्फी के नियम के अनुसार जो कुछ भी गलत हो सकता है वो गलत होगा ही। एक शांत पार्क रोड से होकर गुजरते समय अचानक एक आदमी उनकी कार के सामने आ गया। जोश ने सहज रूप से ब्रेक लगा दिए। सड़क संकरी होने और गति धीमी होने के कारण वो उस व्यक्ति को टक्कर मारने से बच गया, लेकिन जब जोश ने स्थिति को करीब से देखा तो उसे रुकने का तुरंत पछतावा हुआ। वो आदमी बहुत लंबा चौड़ा था, संभवतः 6 फीट 6 इंच से अधिक लंबा, और उसके हाथ में एक बंदूक थी जो सीधे जोश की ओर तनी हुई थी। अरे यार, जल्दबाजी में कुछ मत करो, चलो पहले बात कर लेते हैं, जोश ने हाथ ऊपर उठाते हुए कहा। हालांकि मन ही मन वो मौका मिलते ही अपने सिस्टम इन्वेंट्री से शॉटगन निकालने की योजना बना रहा था। माफ कीजिए महोदय, लेकिन हमें आपकी कार चाहिए, लंबे कद के व्यक्ति ने कहा और जोश को बाहर आने का इशारा करते हुए बंदूक से इशारा किया। चाहे वो सभ्य हो या नहीं, जोश ने मन ही मन उसे मुर्दा मान लिया। लेकिन रुकिए, क्या उसने हम कहा? इससे पहले कि जोश इस बारे में कुछ सोच पाता, झाड़ियों से एक और आकृति निकली। ये एक बुजुर्ग सज्जन थे जिन्होंने सूट पहना हुआ था और एक काला चमड़े का बैग ले रखा था। वे देखने में गरिमापूर्ण लग रहे थे, लेकिन इस तनावपूर्ण स्थिति में बिल्कुल बेमे लग रहे थे। जोश ने उसे तुरंत पहचान लिया। लिंडन श्नाइडर। उस आदमी का चेहरा उस हाई प्रोफाइल डकैती के सिलसिले में सुबह के अखबारों में हर जगह छाया हुआ था। वाह, आज तो मेरी किस्मत ही कमाल की है, जोश ने मन ही मन व्यंग्य किया। माफ कीजिए महोदय, लेकिन हमें सचमुच इस वाहन की आवश्यकता है, श्नाइडर ने अपनी टोपी उतारकर और विनम्रता पूर्वक झुककर कहा। हालांकि जैसे ही उनकी नजर जोश के चेहरे पर पड़ी, वे स्तब्ध रह गए, मानो आश्चर्यचकित हो गए हों। युवक, हाइंज कान से तुम्हारा क्या रिश्ता है? श्नाइडर ने उत्सुकता भरे लहजे में पूछा। जोश एकदम स्तब्ध रह गया। उसके दिवंगत पिता का नाम हेंज कान था। क्या आप मेरे पिता को जानते थे? जोश ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। जी हां। तो इसका मतलब है कि आप जोश कान हैं। मैं इरविन लिंडन श्नाइडर हूं, आपके पिता का दोस्त, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। ओह, मैं तुम्हें जानता हूं। जोश ने सोचा, आज सुबह हम दोनों एक ही अखबार के पहले पन्ने पर थे। फिर भी अगर श्नाइडर अपने पिता का सही नाम बता सके तो उसके दावे में कुछ सच्चाई हो सकती है। उस व्यक्ति का बवेरियन लहजा, उसका जर्मन उपनाम और उसके पुराने जमाने के तौर तरीके ये संकेत देते थे कि वो शायद जोश के ऑस्ट्रियाई परिवार से परिचित रहा होगा। जोश ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा, लेकिन मुझे याद नहीं कि मेरे पिता ने कभी किसी अपराधी दोस्त का जिक्र किया हो, और मुझे यकीनन नहीं लगता कि उनका कोई दोस्त उनके बच्चे पर बंदूक तानेगा।
ठीक है, अगर मैं पिता होता तो मैं भी अपने बच्चे को ऐसे दोस्त के बारे में नहीं बताता। श्नाइडर ने बिना किसी आपत्ति के स्वीकार किया। फिर वो लंबे आदमी की ओर मुड़ा। डिक्स, बंदूक नीचे करो। लंबे कद के व्यक्ति डिक्स ने बिना किसी झिझक के बात मान ली। माफ करना नौजवान, श्नाइडर ने जोश से कहा, हमारी हालत बहुत खराब है। पुलिस हमारा पीछा कर रही है और हमारे पास आपकी गाड़ी उधार लेने के अलावा कोई चारा नहीं है। निश्चिंत रहें, आप इस घटना की रिपोर्ट अधिकारियों को कर सकते हैं और मुझे विश्वास है कि वे आपके साथ निष्पक्ष व्यवहार करेंगे। फिलहाल इसे मुआवजे के तौर पर स्वीकार करें। जोश को आश्चर्य हुआ जब श्नाइडर ने अपना चमड़े का थैला खोला और उसमें से मुट्ठी भर बिना तराशे हीरे निकाले और उन्हें जोश के हाथों में रख दिया। एक पल के लिए जोश असमंजस में पड़ गया। वो कार कीमती थी। उनकी लिंकन कॉन्टिनेंटल मार्गरेट द्वारा दिया गया एक उपहार था और उसका उनके लिए भावनात्मक महत्व था। लेकिन श्नाइडर द्वारा सौंपे गए गहनों की कीमत उस राशि से कई गुना अधिक थी। जैसे ही जोश ने अपनी हथेली में हीरों का वजन किया, उसके दिमाग में एक विचार आकार लेने लगा। जैसे ही श्नाइडर और डिक्स ने कार का इंजन स्टार्ट किया, जोश बोलने लगा, मुझे लगता है कि आपको छिपने के लिए किसी जगह की जरूरत पड़ सकती है। patreon.com अहमाम दिमोफो से जुड़े और अध्याय 75 तक पढ़े। अगले सप्ताह का लक्ष्य 5 चैप्स 200 PS। अगला अध्याय 2 घंटे बाद जारी किया जाएगा। अलविदा। अध्याय 38। हमने एक बार अनजाने में एक एथलीट को मार डाला था। बुजुर्ग लिंडन श्नाइडर और हटेकटे डिक्स दोनों ही भगोड़े थे। जाहिर है जोश उन्हें अपने घर लाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। इससे न केवल मार्गरेट बल्कि खुद जोश भी खतरे में पड़ जाता। इसके बजाय वो उन्हें अपने दिवंगत माता पिता के पुराने अपार्टमेंट में ले गया। हालांकि जोश ने लंबे समय से इस जगह को बेचने की योजना बनाई थी, लेकिन ये कभी सफलतापूर्वक बिक नहीं पाई थी। दोनों भगोड़ों को वहां लाना एक सोची समझी चाल थी। अगर वे अंततः पकड़े जाते और जोश के बारे में जानकारी लीक कर देते तो जोश अपनी बेगुनाही को ठोस ढंग से साबित कर सकता था। उदाहरण के लिए वो दावा कर सकता है कि लिंडन श्नाइडर, जो उसके पिता का पुराना दोस्त था, उस पते के बारे में जानता था और उसके पास चाबियां थी। इससे जोश पूरी तरह से इस स्थिति से अलग हो जाएगा। जब तक जोश इसी कहानी पर कायम रहता, तब तक भले ही वे दोनों उसे फंसाना चाहें, पुलिस और अदालतों के पास उसे दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं होंगे। इसके अलावा अगर श्नाइडर और डिक्स में थोड़ी भी समझ होती तो वे जोश को दोषी नहीं ठहराते। हालांकि उन्होंने काफी मात्रा में गहने चुराए थे, लेकिन सुबह के अखबारों के अनुसार लूटपाट के दौरान किसी की भी मौत नहीं हुई थी, सिवाय एक सुरक्षा गार्ड के जिसे मामूली चोटें आई थी। जब तक उन्होंने हत्या नहीं की थी, उस समय का कानून उनके अपराध को गंभीर अपराध नहीं मानता था, खासकर इसलिए कि वे श्वेत पुरुष थे। ज्यादा से ज्यादा उन्हें कुछ वर्षों की जेल हो सकती थी। अच्छे संबंध स्थापित करके जोश शायद उन्हें जल्दी बाहर निकलने में भी मदद कर सके। उसे धोखा देने से क्या लाभ होगा? वहां पहुंचते ही जोश ने इमारत के सुपरवाइजर से अनौपचारिक बातचीत शुरू कर दी, मानो वो अपार्टमेंट की बिक्री की स्थिति के बारे में पूछताछ कर रहा हो। इसी बीच श्नाइडर और डिक्स चुपके से बिना किसी का ध्यान खींचे ऊपर की ओर चले गए। कुछ ही देर बाद जोश भी उनके साथ शामिल हो गया और उसने दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर आने दिया। सौभाग्यवश इस प्रक्रिया के दौरान उनका किसी से सामना नहीं हुआ। मैंने बिल्डिंग सुपरवाइजर से बात की। पुलिस ने आज सुबह यहां तलाशी ली थी, इसलिए फिलहाल ये जगह सुरक्षित होनी चाहिए। जोश ने उनके पीछे दरवाजा बंद करने के बाद कहा, बहुत बहुत धन्यवाद नौजवान। श्नाइडर ने अकड़कर झुकते हुए कहा, अभी मुझे धन्यवाद मत दो। जोश ने उसे हाथ हिलाकर मना किया, पहले अपनी बात स्पष्ट करो। तुम्हारा मामला क्या है? अखबारों में संकेत दिया गया था कि तुम में से और भी लोग हैं। मेरा मानना है कि लेकसाइड के पास मैंने जो गोलियों की आवाज सुनी थी, उसका संबंध तुम्हारे गिरोह से था। और तुम मेरे पिता को कैसे जानते हो? श्नाइडर और डिक्स ने एक दूसरे की ओर देखा। थोड़ी देर की झिझक के बाद उन्होंने जोश को पूरी कहानी बता दी। यह पता चला कि जोश के पहले के संदेह सही थे। डकैती वास्तव में अटॉर्नी एमरी से जुड़ी थी, जो मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक था। श्नाइडर स्वयं दूसरा व्यक्ति था। यह पूरा मामला 1 महीने पहले शुरू हुआ था, जब श्नाइडर जेल से रिहा हुआ था। हाल ही में रिहा हुए इस शातिर अपराधी ने शिकागो जाने में जरा भी देर नहीं की, जहां उसने कॉर्बी नाम के एक स्थानीय दलाल से संपर्क किया। श्नाइडर ने एक आकर्षक व्यापारिक अवसर का प्रस्ताव रखा, जिसके लिए जनशक्ति और एक खरीदार की आवश्यकता थी। यह काम लीबलर परिवार के गहनों से भरे तिजोरी से चोरी करना था। श्नाइडर की बुद्धिमत्ता और विश्वसनीयता की प्रतिष्ठा को देखते हुए कॉर्बी ने उत्सुकतापूर्वक उन्हें एक हाई प्रोफाइल क्लाइंट अटॉर्नी एमरी से मिलवाया। एमरी ने न केवल इस ऑपरेशन के लिए धन देने पर सहमति जताई, बल्कि चोरी किए गए गहनों को बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर खरीदने का भी वादा किया। भारी भरकम इनाम के लालच में आकर श्नाइडर मान गया। उसने तुरंत एक टीम बनाई, जिसमें डिक्स और 3 अन्य लोग शामिल थे, लुई, गॉस और कोडी। शुरू में तो डकैती सुचारू रूप से चल रही थी। हालांकि हालात तब बदल गए जब एक सुरक्षा गार्ड को उनके भागने का रास्ता मिल गया। हालांकि डिक्स गार्ड को बेहोश करने में कामयाब रहा, लेकिन उस व्यक्ति की बंदूक से गलती से एक गोली चल गई और गोली लुई को लग गई। गिरफ्तारी से बचने के लिए मजबूर होकर अलग होने पर गॉस घायल लुई को एक गली के डॉक्टर के पास ले गया। श्नाइडर,
डिक्स और कोडी सामान के बदले भुगतान लेने के लिए एमरी से मिलने गए। इससे यह बात स्पष्ट हो गई कि जॉन लीबलर के जाने के बाद एमरी पिछली शाम को जल्दबाजी में समारोह से क्यों चले गए थे। वो चोरी का सामान प्राप्त करने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि एमरी का भुगतान करने का कोई इरादा नहीं था। नकदी की कमी और दिवालियापन के कगार पर खड़े वकील ने श्नाइडर को धोखा देने और गहनों के साथ मैक्सिको भागने की योजना बनाई, लेकिन एमरी ने अपने विरोधियों को कम आंका था। श्नाइडर शायद एक अहिंसक अपराधी रहा हो, लेकिन डिक्स और कोडी ऐसे अपराधी नहीं थे। इस झड़प में एमरी के भरोसेमंद गुर्गे बॉब रानो की डिक्स के हाथों मौत हो गई। हालांकि डिक्स और कोडी एमरी को भी मारने के लिए तैयार थे, लेकिन श्नाइडर ने उन्हें रोक दिया। उनकी नाजुक स्थिति को पहचानते हुए बिना खरीदार के और इतने उच्च मूल्य के गहनों को बेचने में असमर्थ होने के कारण श्नाइडर ने एक नई योजना प्रस्तावित की। उन्होंने एमरी को बीमा कंपनी के साथ बातचीत करने का सुझाव दिया। अगर वे गहने कम कीमत पर देने की पेशकश करते हैं तो कंपनी लीबलर परिवार को किए गए भुगतान की भरपाई के लिए उन्हें निजी तौर पर वापस खरीद सकती है। एमरी अनिच्छा से सहमत हो गया और इस प्रक्रिया में उसने अपने साथी के शव को ठिकाने लगा दिया। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। श्नाइडर को इस बात की जानकारी नहीं थी कि जेल से रिहा होने के बाद से ही पुलिस उस पर नजर रख रही थी। लीबलर के परिवार और शहर के अधिकारियों के दबाव के चलते श्नाइडर की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया, जबकि अपराध से उसे जोड़ने वाले कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं थे। एमरी की जागीर से निकलने के कुछ ही समय बाद श्नाइडर और डिक्स का पीछा पुलिस ने करना शुरू कर दिया। इस अफरातफरी में कोडी ने खुद को कुर्बान कर अधिकारियों का ध्यान भटका दिया, जिससे श्नाइडर और डिक्स को भागने का मौका मिल गया। लेकिन तभी उनकी मुलाकात जोश से हो गई। श्नाइडर ने अपने बयान के दौरान बार बार जोश के पिता के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों पर जोर दिया। उसने यह भी दावा किया कि उसने परिवार को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवास करने में मदद की थी। जोश को संदेह बना रहा, लेकिन वो इस संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं कर सका। आखिरकार श्नाइडर ने अपने पिता के अतीत का सटीक वर्णन किया था और बिना किसी झिझक के उन्हें हीरों से भरा एक थैला सौंप दिया था। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए मदद का हाथ बढ़ाना उचित प्रतीत हुआ। कुछ देर सोचने के बाद जोश ने अपनी सलाह दी। उन्होंने कहा, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प आत्मसमर्पण करना है। क्यों? श्नाइडर ने हैरानी से पूछा। आपने जो बताया है उससे लगता है कि एमरी इस सब में एक अहम भूमिका निभा रहा है। अगर आप अपनी कहानी को उससे जोड़कर सारा दोष उस पर मढ़ दें तो मैं आपकी तरफ से जॉन लीबलर से बात कर सकता हूं। एक बार जब उसे पता चलेगा कि उसका कानूनी सलाहकार गद्दार है तो वो शायद आपकी मदद करेगा। अगर हम एमरी को बलि का बकरा बना दें तो आप पर सिर्फ सहअपराधी होने का आरोप लगेगा। आत्मसमर्पण और सहयोग जैसे कुछ रियायती कारकों के चलते मैं आपके लिए एक अच्छा वकील का इंतजाम कर सकता हूं। हो सकता है आपको जेल भी न जाना पड़े, सिर्फ हल्की सजा मिले और पैरोल की संभावना भी हो। क्या यह जिंदगी भर भागने से बेहतर नहीं है? श्नाइडर चुप हो गया और प्रस्ताव पर विचार करने लगा। जोश का तर्क सही था, लेकिन वो गहनों से भरे थैले को और कसकर पकड़ने से खुद को रोक नहीं सका, क्योंकि वो उन्हें छोड़ने के लिए अनिच्छुक था। सर, ये इतना आसान नहीं है, डिक्स ने बीच में ही कहा। हमारी हालिया चोरी से शायद कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ हो, लेकिन मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, हमने लगभग 2 हफ्ते पहले गलती से एक टेनिस खिलाड़ी को मार डाला था। इसके अलावा हमारे कुछ और भी राज है जिन्हें हम छुपा कर रखते हैं। आत्मसमर्पण करना उतना आसान नहीं होगा जितना आप सोचते हैं। जोश का मुंह खुला का खुला रह गया और वो अपने पेय के घूंट में अटक गया। साथ ही उसे जोर से खांसी आने लगी। patreon.com अवमाम से जुड़े और अध्याय 75 तक पढ़े। अगले सप्ताह का लक्ष्य 5 चैप्स 200 PS। अगला अध्याय 2 घंटे बाद जारी किया जाएगा। अलविदा। अध्याय 39, जॉन लीबलर का आश्चर्य। श्रीमान खान, क्या आप ठीक हैं? जोश को अचानक जोर से खांसते देख लिंडन श्नाइडर और डिक्स दोनों ने उसे सच्ची चिंता से देखा। आखिरकार जोश तेजी से उनकी एकमात्र उम्मीद बनता जा रहा था। खांसी खांसी, मैं ठीक हूं, बस अपनी ही लार से मेरा गला घुट गया था। जोश ने हाथ हिलाकर इशारा किया कि वो ठीक है। फिर उसने अपना ध्यान डिक्स की ओर मोड़ा और उसे ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। तो ये अच्छा आदमी है, उसने मन ही मन खुद को कोसते हुए कहा कि उसने उसे पहले क्यों नहीं पहचाना। सच कहें तो पिछली रात वो भोर के धुंधले प्रकाश में 30 मीटर से अधिक दूरी से उन्हें देख रहा था। उस दौर की स्ट्रीट लाइटें अपनी चमक के लिए मशहूर नहीं थी, इसलिए किसी का चेहरा न पहचान पाना समझ में आता है। सर, क्या मेरी स्थिति से आपको कोई परेशानी है? कोई बात नहीं, मैं अभी जा सकता हूं। श्री श्नाइडर और मेरे पिछले कार्यों का कोई संबंध नहीं है, उन्हें जाने दीजिए और खुद को पुलिस के हवाले कर दीजिए, डिक्स ने खड़े होते हुए कहा जब उसने देखा कि जोश उसे घूर रहा है। जोश सोच में डूबा हुआ बोला, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके दूसरे मामलों की वजह से मामला थोड़ा पेचीदा जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। सबसे बुरी स्थिति में मैं आपके लिए कनाडा जाने के लिए नाव का इंतजाम कर सकता हूं। हालात सामान्य होने तक आप वहां कुछ समय के लिए छुप कर रह सकते हैं। आमतौर पर जोश डिक्स जैसे किसी व्यक्ति की मदद करने के लिए इतनी मेहनत नहीं करता। सच कहूं तो अगर लिंडन श्नाइडर का उसके पिता से संबंध न होता तो जोश भी मदद के लिए कुछ नहीं करता, खासकर बंदूक की नोक पर धमकी मिलने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं।
लेकिन डिक्स के कार्यों ने बहुत कुछ कह दिया। उसने न केवल इस पूरे संकट के दौरान श्नाइडर की रक्षा की, बल्कि उसने पहले जो वफादारी और भाईचारा दिखाया था, उस बुजुर्ग व्यक्ति के लिए खड़े होना, उससे जोश का रवैया नरम हो गया था। आखिरकार, जैसा कि लिंडन श्नाइडर ने बताया था, वो और डिक्स का समूह एक दूसरे को एक हफ्ते से भी कम समय से जानते थे। वे घनिष्ठ सहयोगी नहीं थे, बल्कि एक अल्पकालिक समझौते के तहत एक साथ आए व्यक्ति थे। उनके समझौते के अनुसार लूट का माल, वे सभी कीमती गहने पूरी तरह से श्नाइडर के थे। डिक्स और उसकी टीम को प्रति व्यक्ति $20,000 की निश्चित फीस पर काम पर रखा गया था। फिर भी इस सीमित व्यवस्था के बावजूद डिक्स और उसके आदमियों ने न केवल गहनों की लालसा से परहेज किया, बल्कि श्नाइडर की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, और अब भी उसके लिए वकालत करने तक जा रहे हैं। ऐसी वफादारी अप्रत्याशित थी। जोश इस बात पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि इस युग में भी शातिर अपराधियों में भी सम्मान की भावना कितनी प्रबल प्रतीत होती है। क्या यह बहुत ज्यादा झंझट वाला काम नहीं होगा? डिक्स ने जोश के सुझाव पर स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित होते हुए पूछा। सामान्य परिस्थितियों में तो यह झंझट भरा होता, जोश ने जवाब दिया, लेकिन यहां मुख्य निशाना आप नहीं है, मिस्टर श्नाइडर और गहने हैं। अगर वो आत्मसमर्पण कर देते हैं और लीबलर परिवार और बीमा कंपनी का दबाव कम हो जाता है, तो पुलिस इस मामले को जल्द से जल्द निपटाने के लिए उत्सुक होगी। शहरव्यापी लॉकडाउन हटने के बाद आपको बाहर निकालना बहुत आसान हो जाएगा। ये सुनकर डिक्स, जो पिछले 24 घंटों से बेचैन था, आखिरकार थोड़ा शांत हुआ और सोफे पर आराम से बैठ गया। हालांकि बैठते ही वो दर्द से कराह उठा, अपनी कमर पकड़ ली और एक गहरी सांस छोड़ी। क्या तुम्हें चोट लगी है? जोश ने भौहें चढ़ाकर डिक्स की कमर के पास खून से लथपथ जगह देखी। जब उसने उसकी कमीज ऊपर उठाई, उसकी कमीज का पूरा निचला हिस्सा गहरे लाल रंग से सना हुआ था। कुछ नहीं, बस गोली लगने से मामूली खरोंच आई है। मैंने पट्टी बांध दी है, डिक्स ने सिर हिलाते हुए कहा। जोश को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। मामूली सी खरोंच से इतना खून बहना या इतना दर्द होना नामुमकिन था। अगर खून बहना नहीं रोका तो मामला गंभीर हो जाएगा, जोश ने घाव का मुआयना करते हुए कहा। लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी है। इतना कहकर वो बेडरूम में चला गया और थोड़ी देर बाद एक मेडिकल किट लेकर लौटा। बेशक केवल जोश को ही पता था कि यह किट उसके सिस्टम के स्टोरेज स्पेस से आई थी। समय यात्री होने के नाते उन्होंने हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना अपनी प्राथमिकता बना लिया था, खासकर इस युग की अनिश्चितताओं से भरे माहौल में। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका में जीवन अपेक्षाकृत स्थिर था, फिर भी सतर्क रहना जरूरी था। सिस्टम की भंडारण क्षमता के कारण उन्हें स्थान या समाप्ति तिथि की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। किट में बुनियादी सामान थे, पट्टियां, साधारण औजार और दवाइयां, जिनमें मॉर्फिन और सल्फा पाउडर शामिल थे। दुर्भाग्य से उसमें पेनिसिलिन नहीं थी। हालांकि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेनिसिलिन की खोज की थी, लेकिन इसकी क्षमता को तुरंत पहचाना नहीं गया। 1940 तक इसके जीवाणुरोधी गुणों की पुष्टि नहीं हुई थी, और अमेरिकी दवा कंपनियों के शामिल होने के बाद ही 1942 में बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन शुरू हुआ। आज भी पेनिसिलिन एक विनियमित प्रायोगिक दवा है। फिलहाल सल्फा दवाएं ही सबसे अच्छा उपलब्ध विकल्प थी। उनमें से कोई भी पेशेवर मौजूद नहीं था, इसलिए तीनों पुरुषों ने एक सरल और अव्यवस्थित तरीका अपनाया। डिक्स ने एक कपड़े को दांतों से दबाया, जबकि जोश ने घाव पर सल्फा पाउडर छिड़का, 5 मिलीग्राम मॉर्फिन दिया और घाव को नई पट्टियों से लपेट दिया। हाँ, मॉर्फिन में लत लगने के गुण थे, लेकिन खुराक महत्वपूर्ण थी। आधुनिक शोध से पता चला कि 5 मिलीग्राम से कम खुराक अपेक्षाकृत सुरक्षित थी। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों में व्यापक रूप से फैली लत का मुख्य कारण जीवन रक्षक उपाय के रूप में 30 मिलीग्राम की बड़ी खुराक देना था। अभी के लिए मैं बस इतना ही कर सकता हूं। यही रुकिए और आराम कीजिए। बाद में मैं देखूंगा कि क्या मैं डॉक्टर को बुला सकता हूं। श्री श्नाइडर, आप मेरे साथ श्री लीबलर से मिलने चलिए, जोश ने डिक्स की पट्टी ठीक करने के बाद कहा। उसने डिक्स के लिए अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किया था। बाकी सब कुछ उस आदमी के अपने हाथों में था। धन्यवाद महोदय, डिक्स ने गंभीरता से कहा। जोश ने बस मुस्कुरा दिया। खुद को धन्यवाद दो, उसने रहस्यमय ढंग से कहा, जिससे डिक्स असमंजस में पड़ गया। बिना और कुछ बताए जोश और श्नाइडर चले गए। रवाना होने से पहले जोश ने जॉन लीबलर के ठिकाने की पुष्टि करने के लिए एक त्वरित फोन कॉल किया। चूंकि चोरी में जाने माने वकील एमरी और लीबलर परिवार के लंबे समय से साझेदार शामिल थे, इसलिए लीबलर को पहले से सूचित करना अत्यंत महत्वपूर्ण था। श्नाइडर की सजा कम करने में लीबलर का रुख महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस समय जॉन लीबलर चोरी के बाद की स्थिति से बुरी तरह जूझ रहे थे। हालांकि बीमा कंपनी प्रत्यक्ष वित्तीय नुकसान की भरपाई कर देगी, लेकिन चोरी हुए रत्न कंपनी के भंडार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे और युद्धकाल में उनकी भरपाई करना आसान नहीं होगा। शुरू में जब लीबलर के सचिव ने उन्हें जोश के मिलने के अनुरोध के बारे में बताया तो वे अनिच्छुक थे। हालांकि पिछली रात जोश के वीरतापूर्ण कारनामे और सुबह प्रेस में मिली सकारात्मक खबरों को याद करके उन्हें एहसास हुआ कि जोश का प्रभाव बढ़ रहा था। कुछ सोचने के बाद वो बैठक के लिए सहमत हो गया, इस बात से अनजान कि जोश उसे एक बहुत बड़ा आश्चर्य देने वाला था। अगले सप्ताह का लक्ष्य 5 चैप्स 200 PS।
patreon.com अहमाम दिमोफो से जुड़े और अध्याय 75 तक पढ़े। अध्याय 40, एक छोटी सी घटना। इस सप्ताह का लक्ष्य 5 अतिरिक्त अध्यायों के लिए 200 PS। 2 घंटे बाद जोश और जॉन लीबलर के कार्यालय में फर्श से छत तक फैली खिड़की के पास खड़े होकर देख रहे थे कि लिंडन श्नाइडर को पुलिस की गाड़ी में ले जाया जा रहा है। हालांकि श्नाइडर को जॉन लीबलर की माफी मिल चुकी थी, लेकिन इस मामले ने काफी ध्यान आकर्षित किया था, जिसके चलते कुछ औपचारिकताओं की आवश्यकता पड़ी। श्नाइडर को कुछ समय पुलिस हिरासत में बिताना होगा। हालांकि यह लगभग निश्चित था कि उन्हें जेल नहीं भेजा जाएगा। जोश, इसके लिए मैं आपका जितना भी धन्यवाद करूं कम है। जॉन लीबलर ने सच्ची गर्मजोशी के साथ अपना आभार व्यक्त किया। उनका आभार हार्दिक था। श्नाइडर के आत्मसमर्पण करने के फैसले ने लीबलर के लिए एक महत्वपूर्ण समस्या का समाधान कर दिया था, न केवल चोरी हुए गहनों की समस्या का। हालांकि इन गहनों की कीमत $10 लाख बताई जा रही थी, लेकिन आभूषण उद्योग से परिचित कोई भी व्यक्ति जानता होगा कि इनकी उत्पादन लागत उस मूल्य के 30% से भी कम थी। धनी लीबलर परिवार के लिए यह नुकसान अपेक्षाकृत मामूली था, केवल स्टॉक की भरपाई में असुविधा और अप्रत्यक्ष लाभ की हानि। जॉन लीबलर को सबसे ज्यादा खुशी इस बात से हुई कि एमरी एक बड़े आंतरिक खतरे के रूप में सामने आया, खासकर पुलिस द्वारा इसका पता लगाने से पहले ही। दशकों तक लीबलर परिवार के साथ काम कर चुके वकील के तौर पर एमरी के पास लीबलर ग्रुप के बारे में ढेर सारी गोपनीय जानकारी थी। अगर यह जानकारी लीक हो जाती तो इससे गहनों की चोरी से कहीं अधिक नुकसान होता। अगर पुलिस को इस मामले में एमरी की भूमिका का पहले पता चल जाता तो इससे अप्रत्याशित जटिलताएं उत्पन्न हो सकती थी। जोश द्वारा पुलिस को शामिल करने से पहले श्नाइडर को सुलह के लिए जॉन लीबलर के पास लाने का निर्णय एक सौभाग्यपूर्ण और समयोचित कदम साबित हुआ, जिससे लीबलर को किसी भी संवेदनशील अनसुलझे मामले को सुलझाने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। हाँ, अंकल जॉन, इतना औपचारिक होने की कोई जरूरत नहीं है। आप मार्गरेट के अंकल हैं और इस तरह आप मेरे भी अंकल हैं। हम परिवार हैं। जोश ने चतुराई से जवाब दिया। हाँ, हम परिवार हैं। जॉन लीबलर एक पल के लिए चौंक गए, फिर खिलखिलाकर हंस पड़े। उन्होंने जोश के कंधे पर थपथपाया। स्पष्ट रूप से वे बहुत खुश थे। कल जोश द्वारा सार्वजनिक रूप से युद्ध बांड खरीदने के कदम से लीबलर की उसके प्रति राय में सुधार हुआ था। अब लीबलर वास्तव में जोश को सकारात्मक नजरिए से देखता था। वो इस बात को सोचे बिना नहीं रह सका कि मार्गरेट ने इस बार बुद्धिमानी से चुनाव किया है। पिताजी, मैंने सुना आप यहां क्यों हैं? उसी क्षण जॉन लीबलर का दूसरा बेटा डेविड लीबलर अंदर आ गया। जोश को देखते ही उसका चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। ये कैसा बर्ताव है? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मेरे यहां मेहमान हैं? तमीज कहा गई। अपने बेटे के असभ्य व्यवहार पर जॉन लीबलर का गुस्सा भड़क उठा। जोश, जो अपनी उम्र से कहीं अधिक परिपक्व था, की तुलना में लीबलर का 30 वर्षीय छोटा बेटा लगातार निराशा का कारण बना रहता था। सौभाग्य से जॉन ने कभी भी इस लापरवाह और अय्याश बेटे पर अपनी उम्मीदें नहीं लगाई थी। उनका सबसे बड़ा बेटा, जो कई पूर्वी राज्यों में परिवार के व्यवसायों का प्रबंधन करता था, परिवार की विरासत का सच्चा उत्तराधिकारी था। अपने पिता की फटकारों का आदी डेविड बस इसे नजरअंदाज कर दिया और अनिच्छा से जोश का अभिवादन किया। जोश ने बेपरवाही से जॉन लीबलर को विदाई दी और लीबलर ग्रुप छोड़ दिया। मार्गरेट को अपने ठिकाने की जानकारी दे देने के कारण वो घर लौटने की जल्दी में नहीं था। इसके बजाय वो डिक्स के लिए भोजन और आवश्यक सामान खरीदने के लिए रुका, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उसके घाव ठीक होने से पहले वो भूखा न मर जाए। जब जोश गलियों से गुजर रहा था तो उसने देखा कि पुलिस चौकियां, जो एक दिन पहले तक हर जगह थी, गायब हो चुकी थी। केवल नियमित गश्ती अधिकारी ही बचे थे। यह स्पष्ट था कि श्नाइडर के आत्मसमर्पण और आभूषण चोरी के मामले के समाधान के साथ पुलिस इस मामले को बंद करके आगे बढ़ना चाहती थी। तुम अब काफी बेहतर लग रहे हो, जोश ने अपार्टमेंट पहुंचकर डिक्स को स्वस्थ देखकर कहा। डिक्स को लगी गोली आर पार हो गई थी, लेकिन उसके शरीर के किसी अंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। खून बहना बंद हो गया था और कोई संक्रमण नहीं था, इसलिए डॉक्टर के पास जाने की शायद जरूरत भी नहीं थी। जी हां, खून बहना बंद हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान कार्न। बाहर क्या स्थिति है? डिक्स ने जोश को धन्यवाद दिया और फिर बाहर की दुनिया के बारे में पूछा। जोश ने जवाब दिया, अच्छी खबर भी है और बुरी खबर भी। अच्छी खबर यह है कि पुलिस पीछे हट गई है, इसलिए आपको पीछा किए जाने या कनाडा भागने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह तो अच्छी खबर है। और बुरी खबर क्या है? डिक्स ने सिर हिलाया और खुद को तैयार किया। तुम्हारा साथी कोडी पुलिस के साथ गोलीबारी में मारा गया, जोश ने कंधे उचकाते हुए कहा और पुलिस से मिली जानकारी साझा की। लुई और गॉस। कोडी की मौत पर डिक्स ने गहरी आह भरी। हालांकि उसे इसकी आशंका थी, फिर भी खबर सुनकर उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाला और अपने बाकी साथियों के बारे में पूछताछ की। पुलिस ने उनका जिक्र नहीं किया, इसलिए संभवतः वे पकड़े नहीं गए, जोश ने जवाब दिया। धन्यवाद, डिक्स ने आभार व्यक्त किया। अपने अन्य साथियों की सुरक्षा जानकर उसे कुछ राहत मिली। ठीक है, ज्यादा मत सोचो, आराम करो। मैं कल तुमसे मिलने आऊंगा। खाना और जरूरी सामान वही छोड़कर जोश चला गया। इतना समय बाहर बिताने के बाद मार्गरेट शायद चिंतित थी। जब जोश घर लौटा
तो मार्गरेट ने उससे लीबलर ग्रुप की यात्रा के बारे में पूछा। जोश ने कुछ भी नहीं छिपाया। उसने लिंडन श्नाइडर के साथ अपनी आकस्मिक मुलाकात, जोश के पिता के साथ उसके संबंध और श्नाइडर को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी करने के बारे में विस्तार से बताया। एमरी ने यह सब किया? यह अविश्वसनीय है। मार्गरेट ने यह जानकर हैरानी जताई कि चोरी के पीछे उनका कोई परिचित व्यक्ति था। हालांकि यह जानकर कि मामला सुलझ गया है, उसे राहत मिली। जोश को भी लगा कि मामला सुलझ गया है, लेकिन अभी एक नया मोड़ आना बाकी था। अगली सुबह अखबारों में खबर छपी कि आभूषण चोरी का मामला सुलझ गया है। श्नाइडर के आत्मसमर्पण की खबर के साथ ही दो और घटनाक्रमों ने जोश को चौंका दिया। सबसे पहले, पुलिस द्वारा पकड़े जाने से पहले ही एमरी ने खुद को गोली मार ली थी। दूसरे, कॉर्बी नामक एक बिचौलिए को अधिकारी डायट्रिच ने गिरफ्तार किया, जिसने एमरी सहित सभी की संलिप्तता स्वीकार की। इसी वजह से पुलिस उसी रात लुई के घर पहुंची। हालांकि वहां उन्हें लुई गंभीर रूप से घायल और मृत अवस्था में मिला। केवल एक साथी गॉस को गिरफ्तार किया गया। अब केवल डिक्स ही फरार था। सौभाग्य से जोश के लिए इस छोटे से मोड़ से कोई वास्तविक समस्या उत्पन्न नहीं हुई। patreon.com अहुमान देमोफो से जुड़े और 80वें अध्याय तक पढ़े। अध्याय 41, ये नौकरी मेरे लिए एकदम उपयुक्त है। इस सप्ताह का लक्ष्य 5 अतिरिक्त अध्यायों के लिए 200 PS। मई में 1 महीने से अधिक समय तक हिरासत केंद्र में रहने के बाद लिंडन श्नाइडर अपना सामान लेकर स्टील के गेट से बाहर निकले। जैसे ही उन्होंने बाहर कदम रखा, उन्होंने सड़क के दूसरी ओर डिक्स को एक कार से टेक लगाकर सिगरेट पीते हुए देखा। वापस स्वागत है, डॉक्टर। डिक्स ने अपनी सिगरेट बुझाई, लापरवाही से उसे एक तरफ फेंक दिया और उनका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ा। अरे डिक्स, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां खुलेआम आने की? क्या तुम अभी वांछित नहीं हो? लिंडन श्नाइडर ने स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित होकर पूछा। उसे 1 महीने पहले की वो रात अच्छी तरह याद थी, जब उसने अपने दूसरे साथी गॉस को दलाल कॉर्बी के साथ हिरासत में लेते देखा था। उसे यह भी पता था कि कॉर्बी ने सबको धोखा दिया था। डिक्स का नाम वांछित अपराधियों की सूची में होना चाहिए था, फिर भी वो निडर होकर हिरासत केंद्र के बाहर खड़ा था। हाँ, वांछित, ये तो पुरानी बात हो गई। मेरा वारंट तो 2 हफ्ते पहले ही रद्द हो गया था, डिक्स ने गर्व से कहा और श्नाइडर का सूटकेस ले लिया। क्या हुआ? श्नाइडर ने पूरी तरह से भ्रमित होकर पूछा। बात बहुत सीधी सादी है। कॉर्बी ने अपना बयान वापस ले लिया और गॉस ने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, तो मैं बच गया, डिक्स ने थोड़ी उदासी के साथ समझाया। हालांकि वो आजाद हो गया था, लेकिन अपने अच्छे दोस्त गॉस को जेल में और साल बिताने की चिंता उसे सता रही थी। क्या ये मिस्टर खान थे? श्नाइडर ने तुरंत ये बात समझ ली। इस तरह का परिणाम लाने के लिए पर्याप्त प्रभाव रखने वाला एकमात्र व्यक्ति जोश खान ही हो सकता था, वही व्यक्ति जिसने उसे आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किया था। सच तो यह है कि श्नाइडर जानता था कि उसकी जल्दी रिहाई और हिरासत केंद्र में उसके साथ किया गया आरामदायक व्यवहार जोश के हस्तक्षेप की बदौलत ही संभव हो पाया था। शुरू में उन्हें लगा कि जोश श्नाइडर के दिवंगत पिता से अपने संबंध के कारण मदद कर रहा है, लेकिन अब डिक्स को भी ऐसी ही देखभाल मिलते देख श्नाइडर को एहसास हुआ कि जोश की उदारता के पीछे कोई और कारण जरूर होगा। बिल्कुल, श्रीमान खान के अलावा और कौन? उन्होंने तो मुझे आज आपको लेने के लिए कहा है। आइए, गाड़ी में बैठ जाइए, मैं आपको आपका नया घर दिखाऊंगा। डिक्स ने श्नाइडर के कंधे पर हाथ रखा और उसे कार तक ले गया। नया घर? कौन सा नया घर? श्नाइडर ने हैरानी से पूछा। जाहिर है, एक आरामदायक अपार्टमेंट, जब तक कि आप सड़कों पर सोना पसंद न करें, डिक्स ने मजाक में कहा। यह भी श्री काहन द्वारा ही आयोजित किया गया है ना? और मुझे लगता है कि आप अब उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं? श्नाइडर ने पूछा। बिल्कुल, श्री खान जैसे उदार बॉस मिलना मुश्किल है। इस कार को देखो, एक क्रिसलर, बढ़िया है ना? उनकी तरफ से तोहफा। डिक्स ने गर्व से स्टीयरिंग व्हील पर हाथ फेरा। यह एक शानदार कार है। श्नाइडर ने चमड़े की सीटों पर हाथ फेरते हुए स्वीकार किया। चिंता मत करो, तुम्हें भी एक मिलेगा। डिक्स दिल खोलकर हंसा। डिक्स ने तेजी से गाड़ी चलाई और लगभग आधे घंटे में वे अपर नॉर्थ इलाके में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में पहुंच गए। ये इमारत जोश के पुराने घर से ज्यादा दूर नहीं थी, लेकिन अपार्टमेंट कहीं ज्यादा विशाल था। एक आरामदायक 800 वर्ग फुट का स्थान, जो श्नाइडर जैसे अकेले व्यक्ति के लिए पर्याप्त से अधिक था। ये रही चाबियां, थोड़ा आराम करो, बाद में मैं वापस आऊंगा और तुम्हारी रिहाई का जश्न मनाने के लिए तुम्हें सरप्राइज देने बाहर ले जाऊंगा। नाइट रोज के बारे में सुना है? वहां की लड़कियां बेहद हॉट है, डिक्स ने आंख मारते हुए कहा। डिक्स, ये सब श्री काहन ने ही तो आयोजित किया था, है ना? मुझे लगता है मुझे उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर धन्यवाद देना चाहिए, श्नाइडर ने कहा। बिना कुछ दिए इतना सब कुछ स्वीकार करने में उन्हें असहजता महसूस हो रही थी। चिंता मत करो दोस्त, आज बस मजे करो, कल तुम्हारी मुलाकात मिस्टर खान से होगी, डिक्स ने उसे आश्वस्त किया। डिक्स की बातों के बावजूद श्नाइडर अपनी बेचैनी को पूरी तरह से दूर नहीं कर सका, लेकिन जैसा कि डिक्स ने वादा किया था, नाइट रोज की लड़कियां इतनी मोहक थी कि श्नाइडर अपनी सारी चिंताएं भूल गया। जब वो उठा, तब तक अगले दिन लगभग दोपहर हो चुकी थी। उसी दिन दोपहर बाद डिक श्नाइडर को एक छोटे लेकिन साफ सुथरे रेस्तरां में जोश से मिलवाने ले गया। अजीब बात यह थी
कि दोपहर के भोजन का समय होने के बावजूद जोश और एक अकेली वेट्रेस के अलावा रेस्टोरेंट में कोई नहीं था। ये लुई की पत्नी अन्ना है। लुई के देहांत के बाद अब उनके साथ सिर्फ वो और उनका बेटा ही है। मैंने अपने हिस्से के पैसों से ये रेस्टोरेंट खरीद लिया ताकि वो इसे चला सके और उनकी जिंदगी में कुछ स्थिरता आ सके। श्नाइडर की जिज्ञासा देखकर डिक्स ने समझाया, आज के लिए रेस्टोरेंट अस्थायी रूप से बंद है क्योंकि श्रीमान खान यहां आए हुए हैं। श्नाइडर ने सहमति में सिर हिलाया। उसे यह भी संदेह था कि अन्ना और उसके बेटे के प्रति डिक्स की चिंता महज दयालुता से कहीं अधिक थी, लेकिन यह उसका काम नहीं था। मिस्टर श्नाइडर, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने डिक्स से सुना कल रात 4 महिलाएं थी। वाकई कमाल है। श्नाइडर के प्रवेश करते ही जोश ने मुस्कुराते हुए मजाक किया। श्नाइडर को उस टिप्पणी पर शर्मिंदगी महसूस हुई। हालांकि वो उम्र में बड़े और कुछ हद तक शांत स्वभाव के थे, लेकिन उनकी बवेरियन जड़ों ने उन्हें जीवन के सुखों का आनंद लेने से नहीं रोका। इतने लंबे समय तक घर में बंद रहने के बाद उन्होंने कल रात खुलकर मौज मस्ती की। श्रीमान खान, आप मजाक कर रहे हैं। आपकी मेहमानबाजी के लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं आपका बहुत ऋणी हूं और मुझे नहीं पता कि मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊं। अगर आपको मुझसे कुछ भी करवाना हो तो कृपया मुझे बता दीजिए, श्नाइडर ने आदरपूर्वक कहा। यदि उसने शुरू में जोश को उसके पिता के कारण सम्मान के योग्य एक युवक के रूप में देखा था, तो अब वो उसे वास्तव में एक सक्षम और प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में देखता था। बहुत बढ़िया। लगता है आप समझ गए कि मैंने ये सब क्यों किया। अगर ठीक है तो मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। आपको जो काम देना है वो मुश्किल नहीं है। मेरे पास बहुत सारा संवेदनशील सामान है जिसे बेचना है और कुछ सामग्रियां भी मंगवानी है, लेकिन अमेरिका की मौजूदा स्थिति को देखते हुए मुझे इन मामलों को संभालने के लिए किसी तेज तर्रार व्यक्ति की जरूरत है, जोश ने स्पष्ट रूप से समझाया। श्नाइडर तुरंत समझ गया। संवेदनशील सामान खरीद, दूसरे शब्दों में कहें तो तस्करी। और संयोगवश ये एक ऐसा काम था जिससे वो बहुत अच्छी तरह परिचित था। अरे, इस काम में तो मैं माहिर हूं, उसने आत्मविश्वास से कहा। कृपया एक छोटी सी समीक्षा लिखें। पावर स्टोन्स को मत भूलना। अध्याय 42, तंबाकू। यह सामान की पहली खेप है जिसे आप संभालेंगे। शिकागो के औद्योगिक क्षेत्र के बाहरी इलाके में स्थित एक गोदाम में। जोश ने लकड़ी के बक्सों से भरे कमरे की ओर इशारा करते हुए लिंडन श्नाइडर और डिक्स को संबोधित किया। उसने अपने बगल में रखे एक बक्से की ओर इशारा किया। डिक्स, इसे खोलो। निर्देशानुसार डिक्स आगे बढ़ा और उसने क्रेट खोल दिया। इसके अंदर की सामग्री को देखकर डिक्स की आंखें चमक उठीं और लिंडन श्नाइडर की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। इतनी बढ़िया क्वालिटी का तंबाकू, लिंडन ने हैरानी से कहा। क्या इस गोदाम में रखे सारे डिब्बे तंबाकू से भरे हैं? जी हाँ, ये सब कच्चा प्रोसेस्ड तंबाकू है। आपका काम है इसे बेचने का तरीका ढूंढना। चाहे आप इसे खुले तंबाकू के रूप में बेचें या सिगरेट बनाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकने के बाद आप में से प्रत्येक को मुनाफे का 10% मिलेगा और बाकी 10% अन्य साथियों को मिलेगा। शेष मुझे मिलेगा, या फिर नकद के बजाय आप मुझे अन्य आवश्यक वस्तुएं दे सकते हैं, जैसे कि बंदूकें, स्टील, कपड़ा, अनाज आदि। अगर आपको इससे बेहतर सौदे मिले तो मुझे पहले से बता देना। आपका क्या विचार है? कोई सवाल? जोश ने लिंडन की ओर देखते हुए पूछा। बाद की पीढ़ियों में जब लोग सबसे अधिक लाभदायक अवैध उद्योगों पर चर्चा करते हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहले जुआ, ड्रग्स या हथियारों की तस्करी का ही ख्याल आता है, विशेष रूप से दवाएं, जिनमें अक्सर सैकड़ों गुना अधिक लाभ मार्जिन होता है। हालांकि बहुत से लोग ये नहीं जानते कि अमेरिका में ड्रग्स कभी भी सबसे अधिक लाभदायक अवैध उद्योग नहीं रहा है। 21वीं सदी तक जहां एक और कोकीन और हेरोइन जैसी नशीली दवाओं की अमेरिका में सालाना बिक्री 100 अरब डॉलर से अधिक थी, वहीं दूसरी ओर इनका शुद्ध लाभ मार्जिन वास्तव में इतना अधिक नहीं था, 20% से भी कम। इसके कारणों में प्रसंस्करण की उच्च लागत, बाजार में व्यापक वितरण और परिवहन संबंधी उच्च जोखिम शामिल थे। ये केवल वितरण के कई स्तरों के कारण ही असाधारण रूप से लाभदायक प्रतीत होता था, जिससे इसका आभासी मूल्य बढ़ जाता था। दरअसल स्वास्थ्य पूरक पदार्थों जैसे चीनी का पानी, जिसे बर्ड्स नेस्ट के रूप में बेचा जाता है, जिसके उत्पादन में $3 की लागत आती है और $30 में बेचा जाता है, जैसे उद्योगों की तुलना में दवाएं उतनी लाभदायक नहीं थी। हथियारों की तस्करी की बात करें तो असली कमाई बड़ी कंपनियों द्वारा किए जाने वाले वैध हथियारों के सौदों में होती है। यहां तक कि तथाकथित युद्ध का स्वामी भी अपने चरम पर अवैध लेन देन से सालाना कुछ अरब डॉलर ही कमाता था। तो अमेरिका में सबसे अधिक लाभदायक अवैध उद्योग कौन सा है? 1919 और 1950 के दशक के बीच शराबबंदी के कारण ही ये समस्या उत्पन्न हुई थी। 1950 के दशक के बाद ये सिगरेट बन गया अवैध तंबाकू। कानूनी तंबाकू पहले से ही एक अत्यधिक लाभदायक उद्योग है और अवैध रूप से बेची जाने वाली सिगरेट तो उससे भी कहीं अधिक लाभदायक है। उदाहरण के तौर पर 2021 में न्यूयॉर्क को लें। देश में सिगरेट पर लगने वाले उच्चतम करों के कारण कानूनी सिगरेट के एक पैकेट की खुदरा कीमत औसतन $13 थी, जबकि थोक कीमत $12.50 थी, जिससे लाभ मार्जिन केवल 50 सेंट रह गया। हालांकि तस्करी करने वालों के लिए अवैध सिगरेट की लागत प्रति पैकेट $1 से भी कम थी। परिवहन लागत सहित ये $3 से अधिक नहीं होती थी। वे इसे स्थानीय वितरकों को
5 से 6 डॉलर में बेच सकते थे, जिससे उन्हें 200% से अधिक का लाभ होता था। वितरक अवैध सिगरेट को 12 डॉलर में बेच सकते थे, जो कि कानूनी बाजार कीमतों से कम था, और प्रति पैक 5 से 6 डॉलर कमा सकते थे, जो कि 100% से अधिक का लाभ मार्जिन था। अन्य क्षेत्रों में जहां सिगरेट इतनी महंगी नहीं है, वहां भी औसत खुदरा मूल्य 7 डॉलर प्रति पैकेट से अधिक है। इस भारी मुनाफे के कारण अवैध सिगरेटों ने अमेरिकी बाजार के 60% से अधिक हिस्से पर कब्जा कर लिया है। नशीली दवाओं और तंबाकू के बीच जोखिम भी काफी अलग अलग होते हैं। थोड़ी मात्रा में भी नशीली दवाओं की बिक्री करने पर गंभीर आपराधिक आरोप लग सकते हैं, और अक्सर इसके परिणाम स्वरूप नागरिकता के अधिकार भी छिन जाते हैं। पूर्व के दशकों में तो दंड और भी कठोर थे। इसके विपरीत अवैध सिगरेट बेचना, जब तक आयकर विभाग द्वारा अकाट्य सबूतों के साथ पकड़ा न जाए, अपराधियों को आमतौर पर अधिकतम जुर्माना ही देना पड़ता है। जोखिम में अंतर आसमान छू रहा है। परिणाम स्वरूप 1950 के दशक से शुरू होकर माफिया जैसे संगठित अपराध समूह ने, जो अपने सुनियोजित संचालन और कुशल रसद के लिए जाने जाते थे, अपना ध्यान तंबाकू की बिक्री की ओर स्थानांतरित कर दिया। नशीले पदार्थों का धंधा मैक्सिको और कोलंबिया के लोग संभाले। असली कमाई तो तंबाकू में है। मैंने एक बार यह तथ्य पढ़ा था कि 1990 के दशक तक अमेरिका में तस्करी की गई 90% सिगरेटें चीन में बनी थी। अवैध तंबाकू से जुड़ी एकमात्र चुनौती इसके मूल में ही है। इसके लिए कुशल प्रबंधन की आवश्यकता होती है। यही कारण था कि जोश को लिंडन श्नाइडर पर इतना भरोसा था। आपराधिक मामलों के विशेषज्ञ के रूप में जाने जाने वाले श्नाइडर न केवल बेहद बुद्धिमान और तस्करी में अनुभवी थे, बल्कि वे म्यूनिक विश्वविद्यालय से राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त एक वैध डॉक्टर भी थे। उस पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को चोरी का सहारा क्यों लेना पड़ा, ये एक अनसुलझा सवाल है। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की आर्थिक बदहाली को देखते हुए शायद ये कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं थी। यहां कितना तंबाकू है? श्नाइडर ने गंभीर भाव से पूछा, जब वो बक्सों से भरे गोदाम का जायजा ले रहा था। 40 टन, जोश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। 40 टन? श्नाइडर हांफते हुए बोला। उसका हाथ कांप रहा था। उस दौर में सिगरेट की कीमतें मुद्रा की क्रय शक्ति से प्रभावित होती थी। एक कार्टन सिगरेट की कीमत लगभग 10 डॉलर थी। हालांकि ये आंकड़ा अधिक नहीं लग सकता है, लेकिन सोने के सापेक्ष क्रय शक्ति के हिसाब से देखा जाए तो ये वास्तव में बाद की पीढ़ियों की तुलना में अधिक महंगा था। 2021 तक डॉलर का मूल्य लगभग 40 गुना गिर चुका था। यदि जिम्मेदारी से उपयोग किया जाए तो 40 टन तंबाकू से लगभग 40 मिलियन सिगरेट, 1 मिलियन पैकेट या 1 लाख कार्टन, जिनका मूल्य 2 मिलियन डॉलर होगा, प्राप्त किए जा सकते हैं। हालांकि अवैध विक्रेताओं को गुणवत्ता की कोई चिंता नहीं थी। रोल को ढीला करके या उसमें सूखी घास मिलाकर वे सिगरेट का उत्पादन दोगुना करके 80 मिलियन तक पहुंचा सकते थे। आगे की बिक्री से होने वाले मुनाफे को ध्यान में रखने के बाद भी वे 2 मिलियन डॉलर का लाभ कमा सकते हैं। अगर उनका हिस्सा 20% था तो इसका मतलब 400,000 डॉलर था, जो रत्नों की चोरी करने की तुलना में कहीं बेहतर प्रतिफल था, जहां 1 मिलियन डॉलर की चोरी पर 30% तक का लाभ मिल सकता था। इसके अलावा तंबाकू बेचने में जोखिम काफी कम था। बिल्कुल हम कर सकते हैं, श्नाइडर ने चमकती आंखों से कहा। अवैध तंबाकू का व्यापार न केवल लाभदायक और कम जोखिम वाला था, बल्कि इसे उन संसाधनों के बदले में भी बेचा जा सकता था जिन्हें पैसे से नहीं खरीदा जा सकता था, खासकर यूरोप जैसे अराजक क्षेत्रों में। अगर इस तंबाकू को यूरोप भेजा जाता तो श्नाइडर इसे सोने के भारी भरकम खजाने के बदले बेच सकता था। हालांकि श्रीकरण, इतनी बड़ी मात्रा में बिक्री के लिए शुरुआती पूंजी, अतिरिक्त हथियार और जनशक्ति की आवश्यकता होगी। श्नाइडर ने खुद को शांत करने के बाद कहा। जोश ने ताली बजाते हुए कहा, डिक्स ने जनशक्ति और हथियार पहले ही तैयार कर लिए है, और ये लीजिए $50,000 शुरुआती पूंजी के तौर पर। साथ ही मैं एक व्यक्ति का परिचय कराना चाहूंगा। लेफ्टिनेंट डाइट्रिच, आगे आइए। अंधेरे से सादे कपड़ों में एक आदमी निकला। वो कोई और नहीं बल्कि पुलिस कप्तान डाइट्रिच थे, जो पहले भी कई बार दिखाई दे चुके थे। श्रीमान काहन, बहुत दिनों बाद मिले। श्रीमान श्नाइडर, डाइट्रिच ने जोश का सम्मानपूर्वक अभिवादन किया और फिर थोड़े घमंडी अंदाज में श्नाइडर की ओर मुड़ गए। कैप्टन डाइट्रिच, श्नाइडर ने एक अजीब से भाव के साथ उनका अभिवादन किया और तुरंत समझ गया कि जोश ने कप्तान का परिचय क्यों कराया था। तंबाकू से होने वाला मुनाफा प्रलोभन था और डाइट्रिच की उपस्थिति दंड का काम करती थी। डाइट्रिच जैसे किसी व्यक्ति का उनके साथ होना निस्संदेह तंबाकू की बिक्री को आसान बना देगा। वैसे श्नाइडर, कप्तान की मदद के बिना तुम्हारी जल्दी रिहाई मुमकिन नहीं होती। वो और उसके साथी भी मुनाफे में हिस्सा लेंगे। तुम्हें मिलकर काम करना होगा। जोश ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सब यहाँ समझदार लोग हैं। तुम समझते हो कि इस कारोबार का क्या मतलब है। ये तो बस पहली खेप है। अच्छा काम करो तो सब तरक्की करेंगे। लेकिन अगर किसी के मन में कोई और विचार आए तो मैं उन्हें अंजाम के बारे में 2 बार सोचने की सलाह देता हूं। समूह ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। अच्छा, बाकी का काम मैं तुम पर छोड़ता हूं। मुझे कुछ और काम निपटाने हैं, जोश ने गोदाम से निकलते हुए कहा। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या श्नाइडर उसे धोखा देगा और तंबाकू अपने पास रख लेगा, जोश को इसकी कोई चिंता नहीं थी। उसने सुरक्षा के 2 उपाय कर रखे थे। पहली बात तो यह है कि डिक्स के सभी आदमी कैंटकी के चरवाहे थे,
जिनके परिवार थे। यहां तक कि डिक्स के भी लुई की विधवा से संबंध थे। उनके सहयोग के बिना श्नाइडर सफल नहीं हो सकता था। दूसरे नंबर पर डाइटरिच था, जो एक भ्रष्ट पुलिस वाला था और जिसकी कमजोरियों का जोश ने जमकर फायदा उठाया था। परिवार का भरण पोषण करने और तंबाकू व्यापार में अच्छा खासा मुनाफा कमाने के कारण डाइटरिच के पास वफादार बने रहने के सभी कारण थे। विश्वासघात की संभावना बहुत कम थी, खासकर इसलिए क्योंकि जोश आपूर्ति श्रृंखला को नियंत्रित करता था। और वो आपूर्ति श्रृंखला कहाँ थी? वेस्टरॉस में। हाँ, वैध व्यापारिक उपक्रमों के अलावा जोश ने डेनेरिस के साथ अपने लेन देन के दौरान तंबाकू में एक और सोने की खान खोज ली थी। वेस्टरॉस में तंबाकू को धूम्रपान के बजाय सुपारी की तरह चबाया जाता था। इसके औषधीय गुणों और लत लगने की प्रवृत्ति के कारण यह कुलीन वर्ग में बहुत लोकप्रिय था। इसी वजह से इसकी व्यापक खेती होती थी, खासकर डेनेरिस के दासमुक्त क्षेत्रों में, जहां श्रम लागत नगण्य थी। लेकिन डेनेरिस के लिए विजय की अपनी खोज में तंबाकू एक बेकार वस्तु थी। वो जोश को इसे बेहद कम दामों पर बेचकर उसे एक और सुखद आश्चर्य देने में प्रसन्न थी। वेब नोवेल के 44 से अधिक अध्याय आगे पढ़ने के लिए पैट्रियन से जुड़े। अध्याय 33, हॉवर्ड, कैप्टन अमेरिका। समय बहुत तेजी से बीतता है और इससे पहले कि किसी को पता चलता, गर्मी का मौसम आ चुका था और अपने साथ शिकागो की भीषण गर्मी लेकर आया था। सुबह सुबह पोलो शर्ट पहने जोश आंगन में आराम से बैठकर कॉफी की चुस्कियां ले रहा था। बेशक वो सिर्फ कॉफी का ही शौकीन नहीं था, वो शंघाई का कोई शहरी निवासी नहीं था जो जीने के लिए कॉफी पर निर्भर हो। कभी कभी वो काली चाय भी पी लेता था। जहां तक ग्रीन टी की बात है, ऐसा नहीं था कि वो इसे पीना नहीं चाहता था। समस्या यह थी कि ब्रिटेन की तरह ही अमेरिका में भी ब्लैक टी का ही बोलबाला था। चाइना टाउन के बाहर ग्रीन टी मिलना लगभग नामुमकिन था। लेकिन प्रशांत महासागर में चल रहे भीषण युद्ध के कारण एशियाई सामान समुद्र पार मुश्किल से ही पहुंच पा रहा था। यहां तक कि चाइना टाउन में भी हरी चाय की कमी थी और जो भी उपलब्ध थी वो ज्यादातर घटिया चाय की भूसी थी। लॉस एंजल्स जैसे पश्चिमी तट पर स्थिति शायद थोड़ी बेहतर थी, लेकिन शिकागो जैसे मध्य पश्चिमी शहर में अफसोस। इसलिए फिलहाल के लिए जोश ने कॉफी और काली चाय पीने का मन बना लिया था। सच कहूं तो वो खुद को भाग्यशाली समझ सकता था। अपनी दौलत और रुतबे की बदौलत वो ऐसी विलासिता की चीजें खरीद सकता था। आम आदमी के लिए तो कॉफी और काली चाय भी मुश्किल से मिलती थी। दोनों ही राशन में मिलती थी। कॉफी हर 5 हफ्ते में 1 पाउंड प्रति व्यक्ति तक सीमित थी और काली चाय 20 ग्राम प्रति सप्ताह। ये कैसी राशनिंग है? क्या बिल्ली को खाना खिलाना है? खैर, उसे ये सब केवल 2 और वर्षों तक ही सहना पड़ा। वो जवान था और इंतजार कर सकता था। डार्लिंग, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। ऐसा लगता है कि तुम यूएसओ की नजर में आ गए हो, मार्गरेट ने कहा, जो एक पारदर्शी सफेद पोशाक पहने हुए थी और हाथ में निमंत्रण पत्र लिए जोश के बगल में बैठ गई। 3 महीने वे फिर से बांड बेचने आए हैं? यूएसओ का नाम सुनते ही जोश ने आह भरी। यह जुलाई की शुरुआत थी। मार्च के अंत में उन्होंने $30 लाख मूल्य के बॉन्ड खरीदे थे, जिससे उन्हें काफी प्रसिद्धि और लाभ मिला था। उदाहरण के लिए, कच्चे माल की आपूर्ति की गारंटी होने के कारण 3 कारखानों की स्थापना लगभग बिना किसी बाधा के संपन्न हुई थी। सिरप बनाने वाली फैक्ट्री ने खास तौर पर शिकागो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं को काम पर रखा था, जिसके चलते 1 महीने पहले ही ग्लूकोज आइसोमेरेज का बड़े पैमाने पर सफल उत्पादन संभव हो पाया। कॉर्न सिरप के पहले बैच ने 1 हफ्ते पहले ही सैन्य परीक्षण पास कर लिया था। सैन्य प्रतिनिधियों द्वारा मूल्यांकन के बाद पूरी खेप और भविष्य के उत्पादन का अनुबंध सेना द्वारा कर लिया गया। इस प्रकार जोश ने उस समय की दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना के साथ साझेदारी हासिल कर ली, गुणवत्ता के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि पैमाने और उपकरणों के मामले में अमेरिकी सेना निस्संदेह नंबर 1 थी। हालांकि इसकी एक कीमत चुकानी पड़ी। तब से वो उस दौर के कई फांसीवाद विरोधी संगठनों के निशाने पर आ गए थे, जो लगातार चंदा मांगते रहते थे। क्या आप फांसीवाद के खिलाफ एक अग्रणी नहीं है? आप $3 मिलियन के बॉन्ड खरीद सकते हैं, तो हमारे उद्देश्य के लिए कुछ हजार या दसियों हजार डॉलर मांगना कोई बड़ी बात नहीं है। सौभाग्यवश इनमें से अधिकांश छोटे संगठनों को संभालना आसान था। वो अक्सर ये कहकर अपना बचाव करते थे, मेरा सारा पैसा बॉन्ड में लग गया, क्यों न मैं इसके बजाय कुछ बॉन्ड दान कर दूं। उस समय वे आमतौर पर पीछे हट जाते थे। इन संगठनों को नकदी और आपूर्ति की आवश्यकता थी। बॉन्ड मूल्यवान होते हुए भी अल्पावधि में भुनाए नहीं जा सकते थे। लेकिन क्या इन संबंधों को अछूता छोड़ दिया जाए? तब सवाल उठा, क्या ये समूह सचमुच फांसीवाद से लड़ रहे थे या सिर्फ अपनी जेबें भर रहे थे? लेकिन अगर वे बैंक में बॉन्ड भुनाने की कोशिश करते? असंभव। सेना ने युद्ध के लिए धन जुटाने के लिए बॉन्ड बेचे थे। उन्हें समय से पहले भुनाना, यह तो नामुमकिन था। पैसे की कमी वाले एक आम नागरिक को शायद माफ किया जा सकता था, लेकिन एक फांसीवाद विरोधी संगठन ऐसा करे, इससे ऐसा लगेगा कि वे अमेरिकी सेना को कमजोर कर रहे हैं। लेकिन सेना से जुड़े मामलों को इतनी आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता था। जोश की सिरप फैक्ट्री को अभी अभी एक बड़ा सैन्य अनुबंध मिला था। गरीबी का बहाना काम नहीं आएगा। इस मामले में अमेरिकी सेना एक आदर्श ग्राहक थी। अधिकांश अनुबंधों का भुगतान अग्रिम रूप से या डिलीवरी के समय किया जाता था। कोई देरी या बकाया राशि नहीं होती थी।
अपने ब्रिटिश पड़ोसियों के विपरीत, जो कर्ज के वादे बांटने के लिए कुख्यात थे। लेकिन जोश को अभी मुश्किल से ही पैसे मिले थे कि तभी यूएसओ ने उससे संपर्क कर लिया। उन्होंने जो निमंत्रण भेजा वो स्पष्ट था, आपने अपने ऑर्डरों से काफी मुनाफा कमाया है, क्या अब हमें समर्थन देने का समय नहीं आ गया है? शायद कुछ और बॉन्ड खरीद ले, ब्याज अच्छा है और आपको नुकसान भी नहीं होगा, है ना? क्या जोश मना कर सकता था? अगर उसने खरीदारी नहीं की तो वो भविष्य के सैन्य अनुबंधों को भूल सकता था। बेशक जोश को सैन्य आदेशों से कोई खास लगाव नहीं था। उसकी व्यापार प्रणाली के अनुसार उसी सिरप को डेनेरिस को बेचने से सेना को बेचने की तुलना में कहीं अधिक मुनाफा होता। लेकिन सैन्य आपूर्तिकर्ता का खिताब उनके लिए मायने रखता था। यह उपाधि उनके लिए अमेरिका में सामाजिक सीढ़ी चढ़ने और पूंजीपतियों के कुलीन वर्गों में एकीकृत होने का जरिया बन गई। 2 साल बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो वो उपाधि और भी अधिक मूल्यवान हो गई। चाहे वो यूरोप जाए या जापान, इससे उसे एक श्रेष्ठ दर्जा प्राप्त होगा जिससे वो न्यूनतम लागत पर संसाधनों का दोहन कर सकेगा। इसलिए चाहे वो बॉन्ड खरीदना हो या सीधे तौर पर दान देना, उन्हें अपनी उस प्रतिष्ठा को बनाए रखने की जरूरत थी। फिर भी जिस तरह से सेना ने उसे दबाव में रखा उससे वो निराश हो गया। हाँ प्यारे, इतने उदास मत दिखो। न्यूयॉर्क के हॉवर्ड की तुलना में तुम्हारी जिंदगी कितनी आसान है। उसे तो सीधे सेना में भर्ती कर लिया गया था। मार्गरेट ने उसे दिलासा देने की कोशिश करते हुए मजाक किया। मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकता, वो विमानन विशेषज्ञ है, मैं तो बस हाई स्कूल ड्रॉप आउट हूं। जोश ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। लेकिन उसके मन में यह सवाल जरूर उठा कि क्या हॉवर्ड ह्यूजेस लॉस एंजल्स में नहीं रहते थे? डार्लिंग, खुद को कम मत समझो, तुम अभी सिर्फ 16 साल के हो और तुम्हारे पास पहले से ही 3 फैक्ट्रियां हैं और तुमने सेना के ठेके भी हासिल कर लिए हैं, खासकर ग्लूकोज आइसोमेरेज और हाई फ्रक्टोज सिरप। जो तुम्हारी चीनी फैक्ट्री बनाती है वो तो एकाधिकार वाले उत्पाद है। तुम्हारी भविष्य की उपलब्धियां निस्संदेह उससे कहीं ज्यादा होंगी। मार्गरेट ने उसके कंधों पर बाहें लपेटते हुए और उससे सटते हुए कहा। ओह, और सुनो, क्या शिकागो में इस यूएसओ टूर में जेन रसेल, व्हिटनी फ्रॉस्ट, पॉलेट गोडार्ड और कई अन्य हॉलीवुड सितारे शामिल हैं। खासकर व्हिटनी फ्रॉस्ट। जूडी गार्लैंड के साथ जिगफेल्ड गर्ल में उनका प्रदर्शन शानदार था। व्हिटनी फ्रॉस्ट? जोश असमंजस में था। उसने उसका नाम कभी नहीं सुना था, लेकिन जेन रसेल का नाम सुनकर कुछ याद आया। वो हॉवर्ड ह्यूजेस की प्रेमिका थी और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक फिल्म में अत्यधिक खुले कपड़े पहनने के कारण उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा था। इसके बाद उनकी भूमिकाएं कम होती गई और वे छोटी मोटी भूमिकाओं तक ही सीमित रह गई। मार्गरेट ने उत्साह से कहा, चलिए निमंत्रण पत्र पर कार्यक्रम देख लेते हैं। जोश ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ निमंत्रण पत्र खोला। अगले ही पल उनके चेहरे के भाव में जबरदस्त बदलाव आ गया। मार्गरेट, तुमने अभी जिस हॉवर्ड का जिक्र किया उसका पूरा नाम क्या है? उसने पूछा। हावर्ड स्टार्क। बिल्कुल। क्यों? जोश के अचानक घबराए हुए लहजे से हैरान होकर मार्गरेट ने जवाब दिया। उसके पीछे खड़ी मार्गरेट ने जोश के पीले पड़े चेहरे पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसकी निगाहें कैप्टन अमेरिका नामक एक कार्यक्रम पर टिकी हुई थी। patreon.com अहमाम देमोफो से जुड़े और आगे 46 से अधिक अध्याय पढ़े। 200 PS 5 अतिरिक्त अध्याय। अध्याय 44, कैप्टन अमेरिका। इस सप्ताह का लक्ष्य 200 PS 5 अतिरिक्त अध्याय। अमेरिका को बचाने के लिए कौन इतना बहादुर और मजबूत है? हर कोई समुद्र तटों पर धावा नहीं बोल सकता, लेकिन हम सब उनका हौसला बढ़ा सकते हैं। सत्य की रक्षा के लिए दिन रात लड़ने की कसम कौन खाता है? ई सीरीज डिफेंस बॉन्ड्स। हर खरीद का मतलब है एक सैनिक की राइफल में एक और गोली। कौन है जो घर घर जाकर संदेश फैलाता है? राष्ट्र के पार, पूरब से पश्चिम तक पूरे देश में झंडा लेकर चलता है, सितारों और धारियों वाले झंडे में लिपटा हुआ। वो सब कुछ वहन करता है। उच्च वर्ग को लक्षित करके चलाए गए पिछले छोटे पैमाने के दान अभियानों के विपरीत इस बार यूनाइटेड सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस यूएसओ आम जनता को बांड बेच रहे थे। स्वाभाविक रूप से कार्यक्रम स्थल कोई निजी हवेली नहीं बल्कि शिकागो का ग्रैंड थिएटर था। अमेरिका के 3 सबसे बेहतरीन थिएटरों में से एक ग्रैंड थिएटर का निर्माण 1865 में हुआ था और तब से इसका एक बार पुनर्निर्माण किया जा चुका है। 4000 लोगों की क्षमता वाला यह थिएटर ऐसे आयोजन के लिए एकदम उपयुक्त स्थान था। थिएटर के अंदर जोश वीआईपी सेक्शन में बैठा था। उसकी मुस्कान जमी हुई थी क्योंकि वो अमेरिकी झंडे वाली पोशाक पहने एक हटे कटे आदमी को अजीब तरह से एक संगीतमय प्रस्तुति देते हुए देख रहा था, जिसके चारों ओर गाने और नाचने वाली महिलाएं थी। दर्शकों में जोश ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति लग रहा था जो बनावटी मुस्कान बिखेर रहा था। बाकी सभी लोग स्पष्ट रूप से आनंद ले रहे थे। तालियों की गड़गड़ाहट से उनके चेहरे उत्साह से चमक रहे थे। क्या हुआ जोश, क्या तुम्हें शो पसंद नहीं आया? मुझे तो यह बहुत ही शानदार लगा। उसके बगल में बैठी मार्गरेट ने उत्साह से ताली बजाते हुए पूछा। अरे कुछ नहीं, बस इतनी चहल पहल वाली भीड़ की आदत नहीं है, जोश ने अजीब सी हंसी के साथ कहा। लेकिन उसका व्यवहार मार्गरेट को धोखा नहीं दे सका। निमंत्रण मिलने के कुछ दिनों बाद से ही मार्गरेट ने जोश के विचलित मन को महसूस किया था। जब भी वो कुछ पूछने की कोशिश करती, वो अस्पष्ट जवाब देकर बात टाल देता था। लेकिन वो क्या कह सकता था? उसे यह जानकर बहुत डर लगा कि ये तो बस एक साधारण समानांतर दुनिया है
जहां वो अपनी आयामी व्यापार प्रणाली का उपयोग करके एक कॉर्पोरेट टाइकून बन सकता है। लेकिन अब उसे पता चला कि ये तो मार्वल का बेहद जोखिम भरा ब्रह्मांड है। वो इसे किसी भी तरह से समझा नहीं सकता था। असल में जोश को इस खबर से इसलिए झटका लगा था क्योंकि वो अखबारों को ज्यादा नहीं पढ़ता था। डिजिटल युग में पले बढ़े होने के कारण उसे अखबारों को ध्यान से पढ़ने की आदत नहीं थी। वो सिर्फ शिकागो की स्थानीय खबरों पर ही ध्यान देता था। इसलिए ये आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसे हॉवर्ड स्टार्क और कैप्टन अमेरिका के बारे में जानकारी नहीं मिली। जब उन्होंने बाद में उनके बारे में पढ़ा तो उन्हें एहसास हुआ कि सब कुछ फिल्म संस्करण से मेल खाता है। हॉवर्ड स्टार्क की शक्ल सूरत, स्टार्क इंडस्ट्रीज का पैमाना, सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्हें याद था। कॉमिक्स में स्टार्क इंडस्ट्रीज की स्थापना हॉवर्ड के पिता ने प्रथम विश्व युद्ध से पहले की थी और यह पहले से ही एक शक्तिशाली कंपनी बन चुकी थी। हालांकि इस दुनिया में हॉवर्ड का जन्म 1917 में मैनहट्टन के लोअर ईस्ट साइड में एक फल विक्रेता पिता और एक दर्जी मां के घर हुआ था। उन्होंने 1934 में विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और अपना साम्राज्य शून्य से खड़ा किया। स्टार्क इंडस्ट्रीज का गठन 1939 में हुआ था और यह अभी भी एक नवोदित कंपनी थी जो सैन्य और ब्रिटिश अनुबंधों पर निर्भर थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि कंपनी अभी तक जोश की नजर में नहीं थी। यह एहसास होना कि वो मार्वल यूनिवर्स में है एक झटका था, लेकिन कई दिनों तक विचार करने के बाद जोश शांत हो गया। तो क्या हुआ अगर यह मार्वल था? असली खतरनाक दौर तो एवेंजर्स की मुख्य कहानी के इर्द गिर्द घूमता था, जो अभी दशकों दूर थी। फिलहाल हाइड्रा जैसे खतरे छुपकर काम करते थे और जोखिम बहुत ज्यादा नहीं था। जब एवेंजर्स की मुख्य घटनाएं घटीं 2012 में न्यूयॉर्क, 2018 में स्नैप, तब तक 70 साल बीत चुके थे। कौन जानता था कि वो तब तक जीवित भी रहेगा या नहीं? हालांकि आयामी व्यापार प्रणाली को एक चाल के रूप में इस्तेमाल करने से उसके जीवित रहने की संभावना काफी अधिक थी। श्रीमान खान, आप हमारे कैप्टन अमेरिका के साथ एक तस्वीर क्यों नहीं खिंचवाते? आपने $10 लाख के बॉन्ड फिर से खरीद लिए हैं और जनता को आपके योगदान को देखना चाहिए। यूएसओ अभियान के प्रमुख आयोजक न्यूयॉर्क के सीनेटर ब्रांट ने जोश की ओर गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए सुझाव दिया। इस बार जोश ने कम बॉन्ड खरीदे थे, लेकिन $10 लाख फिर भी एक बड़ी रकम थी। इससे भी बड़ी रकमें कई स्थापित वित्तीय दिग्गजों से आई थी। जोश की युवा परोपकारी छवि को देखते हुए सीनेटर ब्रांट उन्हें आधुनिक अमेरिकी युवाओं को प्रेरित करने का आदर्श उदाहरण मानते थे। बेशक ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी, जोश ने एक सधी हुई मुस्कान के साथ कहा, लेकिन क्या हम कप्तान के मास्क के बिना कुछ तस्वीरें ले सकते हैं? मुझे लगता है कि इससे एक यादगार तस्वीर और भी निजी बन जाएगी। निश्चित रूप से ये एक उचित अनुरोध है। सीनेटर ब्रांट ने कुछ देर सोचने के बाद सहमति जताई। जब जोश बिना मास्क वाले कैप्टन अमेरिका के बगल में फोटो खिंचवाने के लिए खड़ा था तो वो अपने सामने खड़े व्यक्ति का आकलन करने से खुद को रोक नहीं पाया। कैप्टन, पास से देखने पर आप मेरी कल्पना से भी कहीं अधिक लंबे और प्रभावशाली हैं। काश मेरा शरीर भी आपके जैसा होता, जोश ने मुस्कुराते हुए कहा। आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं श्रीमान खान। आप अभी भी युवा हैं और मुझे यकीन है कि आप और भी लंबे और मजबूत होंगे, स्टीव रोजर्स ने गंभीरता से उत्तर दिया। स्टीव जोश की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका, जो महज 16 साल की उम्र में ही 6 फीट लंबा था। खुद एक सुपर सैनिक में परिवर्तित होने के बावजूद स्टीव की लंबाई लगभग 6 फुट 2 इंच ही थी। फोटो खिंचवाने के बाद मार्गरेट ने मजाक में कहा, तुमने कहा था कि तुम्हें कैप्टन अमेरिका पसंद नहीं है, लेकिन उसके साथ तस्वीर खिंचवाते हुए तुम काफी खुश लग रही थी। जोश ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मार्गरेट, मेरी बात पर यकीन करो, वो एक सच्चा हीरो बनेगा, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी ओर दुनिया एक दिन सम्मान की दृष्टि से देखेगी। जैसे ही जोश जाने ही वाला था, एक विशालकाय व्यक्ति भीड़ को चीरता हुआ उसके पास पहुंचा। डिक्स, तुम यहां क्या कर रहे हो? जोश ने हैरानी से पूछा। बॉस, हम मुसीबत में हैं, हमारे माल की एक खेप को अगवा कर लिया गया है, डिक्स ने घबराकर फुसफुसाते हुए कहा। जोश का चेहरा गंभीर हो गया। मार्गरेट की ओर मुड़कर उसने कहा, मार्गरेट, मैं पहले तुम्हें घर छोड़ देता हूं, कंपनी में कुछ काम आ गया है। मार्गरेट ने स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए कोई प्रश्न नहीं पूछा और चुपचाप सिर हिला दिया। जब वे थिएटर से बाहर निकले तो मंच पर मौजूद स्टीव रोजर्स ने हलचल को देखते हुए उनकी ओर ध्यानपूर्वक देखा। patreon.com अहमाम देमोफो से जुड़े और अध्याय 88 तक पढ़े। अध्याय 45, लोगों का दिल और दिमाग जीतना। इस सप्ताह का लक्ष्य 200 PS5 अतिरिक्त अध्याय। बताओ क्या हुआ? मार्गरेट को घर छोड़ने के बाद जोश वापस कार में बैठ गया और ड्राइवर को गाड़ी चलाने का इशारा किया। फिर उसने डिक्स की ओर मुड़कर पूछा, सिगरेट की वजह से हुआ या चीनी की वजह से? जोश का चीनी से तात्पर्य कॉर्न सिरप से नहीं था। कॉर्न सिरप एक नया उत्पाद होने के कारण सरकारी अनुबंध से जुड़ा था और पूरी तरह से सेना को ही आपूर्ति किया जाता था। हालांकि जोश की चीनी फैक्ट्री में दानेदार चीनी का उत्पादन भी होता था। इसके लिए कच्चा माल उसे डेनरिस के साथ हुए समझौतों से मिलता था। वेस्टरो से मिलने वाली सस्ती अपरिष्कृत गन्ने की चीनी या कच्ची चीनी, जिसे उसकी फैक्ट्री में शुद्ध सफेद चीनी में परिवर्तित किया जाता था, इसमें से कुछ सामान डेनरिस को अधिक कीमत पर वापस बेच दिया गया, जबकि बाकी को शिकागो के काले बाजार में बेच दिया गया, जिससे भारी मुनाफा कमाया गया। सफेद चीनी और तंबाकू की बिक्री से होने वाला
मुनाफा सैन्य अनुबंधों से होने वाले मुनाफे से कहीं अधिक था, लेकिन अवैध व्यवसायों की प्रकृति के कारण वे अवांछित ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रवण थे। जोश को हमेशा से पता था कि यह दिन जरूर आएगा। दोनों 10,000 कार्टन सिगरेट और 1 टन चीनी, ये सब न्यूयॉर्क भेजने के लिए तैयार थे, बंदरगाह पर जब्त कर लिए गए। हमारे 5 आदमी मारे गए हैं, 2 गंभीर रूप से घायल हैं, और केवल एक ही बचकर मुझे सूचना देने में कामयाब रहा। डिक्स ने गंभीर स्वर में कहा। उनके स्वर में अपने अधीनस्थों की हानि का गहरा दुख झलक रहा था। यह सुनकर जोश ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। सिगरेट के 1 कार्टन की न्यूनतम कीमत $10 और चीनी के 1 किलोग्राम की कीमत $20 होने पर कुल नुकसान चौंका देने वाला $120,000 था। क्या किसी को पता है कि यह किसने किया? जोश ने पूछा। अभी नहीं, ऑपरेशन बहुत कारगर रहा। जब तक हम पहुंचे सामान पहले ही गायब हो चुका था, डिक्स ने सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन मैंने श्री श्नाइडर और श्री डाइटरिच दोनों को सूचित कर दिया है, हो सकता है उन्हें कुछ मिल गया हो। जोश ने सिर हिलाया और चुप हो गया, विचारों में खो गया। लगभग आधे घंटे बाद जोश और उसके 3 कारों का काफिला अन्ना के भोजनालय में पहुंचा। अन्ना लुई की विधवा थी, जिसकी गहनों की चोरी के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शुरू में डिक्स ने सहानुभूतिवश अन्ना और उसके बच्चों की देखभाल की थी। हालांकि अन्ना की आकर्षक सुंदरता और कदकाठी, जो जोश की अब तक की सबसे खूबसूरत हस्तियों को भी टक्कर देती थी, ने आखिरकार डिक्स का दिल जीत लिया। अब उनका रिश्ता गंभीर हो चुका था और शादी की संभावनाएं नजर आ रही थी। इस संबंध के कारण अन्ना का भोजनालय जोश और उसके साथियों के लिए एक तरह से मिलन स्थल बन गया था। 3 कारों का काफिला वहां एक खास वजह से मौजूद था, जोश की निजी सुरक्षा के लिए। हालांकि जोश अभी शिकागो के शीर्ष उद्योगपतियों के स्तर पर नहीं था, लेकिन उसकी बढ़ती दौलत, प्रभाव और सार्वजनिक प्रतिष्ठा के कारण उसे एक निजी सुरक्षा दल की आवश्यकता थी। उनकी सुरक्षा में 20 से अधिक लोग शामिल थे, जिन्हें शहर के बंदरगाह पर स्थित शरणार्थी शिविरों से भर्ती किया गया था। शिकागो अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा शहर होने के नाते बड़ी संख्या में अप्रवासियों को आकर्षित करता था। जिनके पास पैसा या जान पहचान नहीं होती थी, वे भीड़ भाड़ वाले शिविरों में पहुंच जाते थे और आप्रवासन की मंजूरी का इंतजार करते हुए दयनीय परिस्थितियों में जीवन व्यतीत करते थे। 30,000 से अधिक शरणार्थियों वाले ये शिविर यातना शिविरों से कुछ ही बेहतर थे। भूख कोई समस्या नहीं थी, भूखमरी की अनुमति नहीं थी, लेकिन बीमारी, ठंड और गंदगी प्रतिदिन लोगों की जान ले रही थी। जोश ने परिवारोन्मुख व्यक्तियों को चुनकर भर्ती किया, जिनमें से कई पूर्व सैनिक थे और जर्मन, ऑस्ट्रियाई और नॉर्डिक मूल के लोगों को प्राथमिकता दी। उदार पुनर्वास और निपटान पैकेज के साथ जोश ने उनकी अटूट वफादारी हासिल कर ली। भोजनालय में केवल श्नाइडर और डाइटरिच ही मौजूद थे, जो इंतजार कर रहे थे। क्या तुम्हें कुछ पता चला? जोश ने सोफे पर बैठते हुए पूछा और अपनी उपस्थिति से पूरे कमरे पर अपना दबदबा कायम कर लिया। शेरिफ डाइटरिच के पास कुछ सुराग है, श्नाइडर ने जवाब दिया, ये इशारा करते हुए कि डाइटरिच को अब बोलना चाहिए। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। जोश के समूह में मौजूद सभी लोगों में से डाइटरिच ही शिकागो में एक सच्चे स्थानीय पावर ब्रोकर के सबसे करीब थे। खैर, डाइटरिच ने बात शुरू की। मेरे हर जिले में मुखबिर है। चोरी के बारे में सुनने के बाद मैंने उनसे छानबीन करवाई। आज रात शहर में 5 समूहों ने उल्लेखनीय गतिविधियां की। एक था पुराना इतालवी मोरेटी परिवार और दूसरा था फैट ओल्ड मैन मर्फी का आयरिश गिरोह। लेकिन ये दोनों एक बड़े गिरोह युद्ध में शामिल थे, इसलिए उनके संदिग्ध होने की संभावना नहीं है। बाकी 3 समूह हैं, फाल्कोन परिवार, एक अन्य इतालवी समूह वाइल्ड डॉग्स, एक स्पेनिश गिरोह और एक यहूदी गुट। मेरा अनुमान है कि फाल्कोन के जीतने की संभावना कम है। उनके नेता सैलियरी के 5 साल पहले जेल जाने के बाद से उनका पतन हो रहा है। तो क्या इसका मतलब यह है कि स्पेनिश और यहूदी गिरोह ही मुख्य संदिग्ध है? जोश ने मेज पर थपथपाते हुए सोच विचार करते हुए पूछा। हाँ, लेकिन यह सिर्फ एक अनुमान है। पुष्टि करने के लिए हमें चोरी का सामान ढूंढना होगा। हमेशा यह संभावना रहती है कि यह कुछ महत्वाकांक्षी नौसिखियों का काम हो सकता है। डाइटरिच ने कंधे उचकाते हुए स्वीकार किया। शिकागो विभिन्न जातीय समूहों और आपराधिक गतिविधियों का संगम होने के कारण बड़े और छोटे दोनों प्रकार के गिरोहों से भरा हुआ था। हर दिन नए गिरोह उभरते थे, जबकि पुराने गायब हो जाते थे। जोश ने सिर हिलाया। हालांकि उसे पुलिस जैसे सबूतों की जरूरत नहीं थी, फिर भी उसे अपराधियों के बारे में स्पष्टता चाहिए थी। गलत समूह को निशाना बनाने से अनचाहे परिणाम हो सकते थे। फिलहाल इस मामले पर नजर रखो। जैसे ही कोई पुख्ता जानकारी मिले, मुझे तुरंत सूचित करो। हम भले ही कोई औपचारिक गिरोह न हो, लेकिन हम कोई मामूली लोग नहीं हैं जिनसे खिलवाड़ किया जा सके। साथ ही श्नाइडर, शिपमेंट से हुई कमाई में से डिक्स को मुआवजा देने के लिए पैसे आवंटित करो। मृतकों में से प्रत्येक को $10,000 और घायलों को $5,000 दो। सबको ये बात साफ कर दो, जो मेरे लिए लड़ेंगे उनका ख्याल रखा जाएगा। मुआवजे का जिक्र होते ही वहां मौजूद सभी लोग भावुक हो गए। उस दौर में अगर कोई गिरोह का सरगना विशेष रूप से दयालु होता, तो वो मारे गए सदस्यों के परिवारों को सांकेतिक तौर पर $1,000 से $2,000 तक की राशि दे देता था। हालांकि अधिकतर मौतों के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया जाता था।
यहां तक कि अमेरिकी सेना द्वारा सैनिकों को दी जाने वाली मृत्यु राशि भी $6,000 थी, जिससे जोश का प्रस्ताव उस समय के हिसाब से असाधारण रूप से उदार प्रतीत होता है। हालांकि वे सभी जानते थे कि यह वफादारी जीतने के लिए एक सोची समझी चाल थी, लेकिन उनमें से किसी को भी इसकी परवाह नहीं थी। इस तरह खर्च करने को तैयार बॉस दुर्लभ था और उसका अनुसरण करना उचित था। जोश के लिए वफादारी को पक्का करने के लिए कुछ दसियों हजार खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं थी। आयाम व्यापार प्रणाली उसके हाथ में थी, इसलिए पैसा कमाना उसकी सबसे छोटी चिंता थी। चीनी और तंबाकू के काले बाजार से होने वाले भारी मुनाफे के अलावा उसके गोदाम डेनरिस के साथ हुए सौदों से मिले सोने और चांदी से भरे हुए थे। यहाँ थोड़ा सा पॉज लेते हैं। अब तक कहानी में पावर का फाउंडेशन तैयार हो चुका है और आगे जो होने वाला है वो प्रोटैगनिस्ट के लिए सब कुछ बदल सकता है। अगर आपको सिस्टम, कल्टिवेशन और फैंटेसी ऑडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली कहानियाँ आपसे मिस ना हो। अपडेट और एक्स्ट्रा कंटेंट के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना भी एक अच्छा ऑप्शन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी का ये हिस्सा यही समाप्त होता है फिलहाल के लिए। इस यात्रा को सही मायने में परिभाषित करने वाली चीज केवल शक्ति ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे के विकल्प है और प्रत्येक निर्णय किस प्रकार आगे आने वाली घटनाओं को नया आकार देता है। अब से हर निर्णय के गंभीर परिणाम होंगे। यदि आपको व्याख्यात्मक काल्पनिक कहानियां पसंद है तो आप इस यात्रा को जारी रखने के लिए सदस्यता ले सकते हैं।